इतना हारना अपनी जगह पर, जिस तरीके से जीता वो बड़ी बात है। ठीक है कि लास्ट तक फेथ नहीं खोना और भरोसा करना कि ऑस्ट्रेलिया, ये भरोसा करना कि साउथ अफ्रीका चोक करेगी। ठीक है, देखो एट द साउंड ठीक है। देखो एट द एंड ऑफ द डे ना आपको टीम वर्क मैटर करती है। एट द एंड ऑफ द डे वही वही आप किसी भी टूर्नामेंट में देखोगे, जब टीम जीतती है तो ऑब्वियसली सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, वो अलग बात है, बट ऑब्वियसली रहता है। हम लोग हम लोग जब खेलते थे कॉलेज में, तो वी वर द पार्ट ऑफ वॉलीबॉल टीम, तो वॉलीबॉल खेलते थे हम लोग। उसमें हम लोग मतलब पूरे यूनिवर्सिटी में हम लोग जैसे, मतलब एक प्लेयर था जॉय नाम था उसका, उसके जैसा प्लेयर पूरे यूनिवर्सिटी में क्या मतलब ये में नहीं था। और एटलीस्ट मतलब वो वेस्ट बंगाल के लिए भी खेल चुका था, तो सच ए प्लेयर, बट उसको कभी भी हमारे टीम में कोच सर ने जगह नहीं दी, वो टीम प्लेयर नहीं था। एट द मोमेंट जब भी टेंस मोमेंट आएगा ना, ही विल ट्राई कि मैं ही गेम करूं, सारा का सारा मैं कंट्रोल करूं। टीम कई बार हारती थी, तो अनलेस यू आर वेरी गुड टीम प्लेयर, फिर आपको जगह मुश्किल हो जाती है, मतलब जो टीम गेम्स होती हैं। ठीक है, चलो बात कर रहे थे आउटर स्पेस की, थोड़ा सा रिवीजन कराते चलता हूं मैं। तो देन विल प्रोसीड। हाँ जी, और काफी दिनों बाद कुछ लोग आ रहे हैं, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट की थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या क्या है। उसमें से पहली थ्योरी हमने डिस्कस करी थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये थ्योरी बात करती है कि जैसा यूनिवर्स आपका था वैसा ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, बट अगेन इसमें बहुत सारे एविडेंस है जो बाद के आने लगे उसको ये सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ये थ्योरी, तो फिर जाके आगे जाके ये थ्योरी जो है डिस्काउंट हो गई। देन अगेन कम द साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी, और साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी आपको ये बताती है कि यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट साइकिल में, एक साइकिल है जहां पे एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, और फिर फर्दर एक पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे एक्सपेंशन रुक जाएगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होकर वापस से फिर जाके सारा का सारा मैटर जो है, सारी एनर्जी जो है वो एक पॉइंट पे आ जाएगी। बट इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक होगा, कहाँ पे जाके एक्सपेंशन रुकेगा, ये सारी की सारी चीजें दे कुड नॉट एक्सप्लेन। तो फिर ये एक थियरी मात्र बन के रह गई, दैट स्टिल दैट इज, जो ये बता नहीं पाए कि ये कैसे होगा। इसके अलावा जो तीसरी थियरी है, और हमने कल भी बात करी थी कि जो बिग बैंग आज की डेट में सबसे फेमस थियरी है, बट बिग बैंग थियरी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है इन द नियर फ्यूचर, दैट्स द स्ट्रिंग थियरी। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे काम जो है वो हो रहे हैं, और ये एक ऐसा थियरी है जो कि यूनिफाई कर रहा है। मतलब कि आप अगर देखोगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिजिक्स है, उसमें वो तीन फोर्सेज को तो बता पाते हैं, चौथा फोर्स नहीं बता पाते, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रिंग थ्योरी का एक आइडिया है कि मैं सारे ओवरऑल जितनी फिजिक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम की आपको स्पेस के लेवल पे क्या हो रहा है एंड कमिंग ऑन टू एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, उस सबको मैं एक यूनिफाइड थ्योरी के अंदर में लेके आऊं। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द स्ट्रिंग थ्योरी। इनका कहना क्या है कि जो आप अगर सब एटॉमिक लेवल पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके भी नीचे जब जाएंगे तो आपको क्वार्क्स मिलेंगे, और क्वार्क्स के भी जब आप नीचे में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि वहां पे देयर इज वन डायमेंशनल स्पेस में देयर आर सम एलिमेंट दैट लुक्स लाइक अ स्ट्रिंग, जो एक धागे की तरह दिखता है छोटा सा, और वो वाइब्रेट करता है। और डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस स्टाइल से वाइब्रेट कर रहा है, किस डायमेंशन में वाइब्रेट कर रहा है, उसके बेसिस पे वो मैनिफेस्ट करता है इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में करे, प्रोटॉन के फॉर्म में करे, न्यूट्रॉन के फॉर्म में करे। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक जो है यूनिवर्स का, दैट इज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कई तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं, दे हैव टोल्ड, लाइक कोई साइंटिस्ट 10 डायमेंशंस बताते हैं, कोई 26 डायमेंशंस बताते हैं, तो अलग अलग आइडियाज है। बट स्टिल इनके पास भी अभी भी अंडर डेवलपमेंट थियरी है, बहुत ही हेवी प्रूफ्स नहीं है इनके पास। ठीक है, ये स्टिल आइडिया है, अच्छा आइडिया दिख रहा है, बट स्टिल अभी प्रूफ के रूप से इनके पास बहुत कुछ है नहीं। तो घूम फिर के आपको वापस से आना पड़ता है वहीं पे बिग बैंग थियरी, जो कि अभी के लिए आपके पास एक्सेप्टेड थियरी है। बिग बैंग थियरी सिंपल सी एक बात बताती है कि बिग बैंग के पहले, यानी जो एक्सप्लोजन हुआ था, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसके पहले ना तो स्पेस था ना तो टाइम था। क्या था, वी डोंट नो। वी ओनली नो वन थिंग, कि जितना भी मैटर था, जो कुछ भी था, जो भी आज आप यूनिवर्स में देख रहे हो, वो केवल एक पॉइंट पे आके सैचुरेटेड था। ठीक है, अब वो पॉइंट कितना था, कैसा था, वो कहां पे था, दैट वी डोंट नो।
ठीक है, वो उसके पीछे लोग आइडियाज दे सकते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी आइडिया कि वो क्या हुआ करता था। उनका मानना है कि एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन होने के बाद जो भी क्रिएशन आज देख रहे हो वो उसी का परिणाम है। एक्सप्लोजन जब कभी भी कहीं पे भी एक्सप्लोजन होगा तो आप देखोगे कि चीजें जो है वो चारों तरफ फैलती हैं, तो उसी एक्सप्लोजन से क्या हुआ, यूनिवर्स आपका फैलना स्टार्ट हुआ। और वो आज भी जो एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन जो चल रहा है यूनिवर्स का, दैट इज स्टिल ऑनगोइंग। आज भी वो प्रोसेस जो है वो चल रही है, चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, बट इट इज स्टिल गोइंग। कब तक चलेगा, अगेन वी डोंट नो। ठीक है, कहां तक चला है वी डोंट नो, बट बेस्ड ऑन सम स्टडीज हम ये कर पा रहे हैं कि भाई आपका यूनिवर्स जो बना था, ये जो बिग बैंग हुआ था, ये करीब करीब 15 बिलियन ईयर्स अगो जो है आपका ये बिग बैंग हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आइडिया है। इसके बाद इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट आफ्टर बिग बैंग कैसे हुआ, तो जितनी मेजर डेवलपमेंट होनी थी दैट वाज अंडर द 1 सेकेंड। जब आपका बिग बैंग हुआ उसके 1 सेकेंड के अंदर में टेम्परेचर जो था काफी हाई था, डेंसिटी काफी हाई थी, और वहां पे ही आपको फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। आपको जो स्मॉल जो क्वार्क्स थे, क्वार्क्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, और मैंने बताया क्वार्क्स से आगे जाके क्या बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है सारे बनने शुरू करेंगे। विद इन 3 to 4 मिनट्स जो है आपके इनिशियल मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो चुका था, और नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, द इनिशियल एलिमेंट्स जो कि सबसे लाइटर भी हैं, सबसे हल्के भी हैं, तो उनका फॉर्मेशन जो है ये शुरू हुआ। और आपका फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, यूनिवर्स आपका जो है वो ऐसा होता गया ताकि वहां से लाइट क्या कर सके, पास कर सके। क्योंकि इसके पहले जब आपका 3 मिनट है उससे पहले वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें लाइट पास नहीं हो पा रही थी, इतनी डेंसिटी थी यूनिवर्स की। बट धीरे धीरे क्या हुआ, आपका यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होना शुरू हुआ। तो जो, हाँ जी, लाइट कहां से आ रहा था, वो फोटॉन्स बनने शुरू हुए, क्वार्क से बनेंगे, आगे फोटॉन्स बनेंगे। लाइट बन रहे, लाइट के जो विस्फोट हुआ वहां से लाइट भी निकली है, ठीक है, बट दैट लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट। जब विस्फोट हुआ तो बहुत सारी चीजें निकली है ना, तो उसमें से लाइट भी, आपका क्वार्क्स बनेंगे, वही जाके फोटॉन्स भी बनेंगे। ठीक है, तो ये लाइट का आपका फॉर्मेशन होना, बट वो पास नहीं हो पाता क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। बट जैसे जैसे एक्सपेंशन होना शुरू होगा तो क्या होगा, वो मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, लाइट जो है वो आपका बढ़ना शुरू करेगा। और वही जो इनिशियल लाइट्स आपको दिखी थी यूनिवर्स में, उसके आज भी कुछ रेमिनेंट्स जो हैं हमें मिलते हैं। हमने कल भी बात करी थी कि यूनिवर्स से कुछ भी बाहर नहीं जाता, यूनिवर्स से बाहर कहाँ जाएगा, तो जो भी क्रिएशन उस समय में हुआ था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो जो कुछ लोग बातें करते हैं ना कि कर्मा काम करता है, अब काम करता है कि नहीं करता, वी डोंट नो, उस पर डिबेट हो सकती है, वो अलग अलग समस्या है। बट आप कुछ भी बोलते हो, आप कुछ भी करते हो, तो उसके रेमिनेंस किसी ना किसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो वही लाइट के ही रेमिनेंस जो आपको मिलते हैं, जो हमने बात करी, जो आपको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की हमने चर्चा करी थी, वही लाइट के रेमिनेंस जो है काफी फेंट तरीके पे, काफी धीमे तरीके से आपको मिलते हैं। और वो फिर जो है आप उसके बेसिस पे जानने का प्रयास करते हो कि क्या चीजें हुई होंगी यूनिवर्स में। ठीक है, सो दैट वी टॉक्ड अबाउट कि लेस देन 1 सेकंड में क्या हुआ, फिर 1 सेकंड टू 3 लाख ईयर्स या 3,80,000 ईयर्स, इस फॉर्म में हमने बात करी। एंड फिर वहां से हमने बात करी कि धीरे धीरे आपका क्या है कि रेडिएशन एरा से आप मैटर एरा में आने शुरू हुए। आप करीब करीब 3 लाख साल बाद से धीरे धीरे रेडिएशन का प्रभाव कम होता गया, यानी एनर्जी जो है वो अपना फॉर्म चेंज करने लगी। अब एनर्जी जो है वो मैटर के फॉर्म में आने लगी। ठीक है, वो अब इसके बाद धीरे धीरे आपका फॉर्मेशन शुरू हो गया ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सारी की सारी चीजें जो है हुई। ठीक है, इसके अलावा आपको धीरे धीरे ग्रेविटी ने क्या किया, जहां पे भी एक दो एटम्स, एक दो पार्टिकल्स इकट्ठे हुए, वहां पे ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा हुई, धीरे धीरे उन्होंने बाकी को पुल करना शुरू हुआ, और इस तरीके से आपका शुरू हुआ फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्सेस। यही इसके कहानी जो है हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस में डिस्कस करते हैं कि हॉट प्लाज्मा गैसेज होंगे, आपको बहुत सारे हल्के से गैसेज होंगे, एंड दे स्लोली स्टार्ट क्लम्पिंग टुगेदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। धीरे धीरे जब इन्फ्लुएंस बढ़ा, कहीं पे ज्यादा मैटर इकट्ठा हो गया, तो वहां पे फॉर्मेशन किसका हो गया, स्टार का फॉर्मेशन हुआ। उन पे इतना प्रेशर पड़ा, इतना प्रेशर पड़ा कि उनके कोर में जो लाइटर एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। जैसे ही फ्यूजन हुआ, वहां से क्या हो गया, देयर कोर इग्नाइट्स, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहा। क्यों, क्योंकि दो चीजें चल रही हैं, एक जो मटेरियल है वो अपने मास के अंदर में उसको क्रश करना चाहता है कि पूरा का पूरा मैं एक जगह पे आ जाऊं, और उसके अंदर कोर में जो रिएक्शन चल रहा है, दैट इज द फ्यूजन रिएक्शन, वो क्या करे, उसको होल्ड करे हुए, वो उसको नीचे तक आने नहीं दे रहा है। तो दो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपको यहाँ पे काम करनी शुरू करती है। ठीक है, तो स्टार्स एंड गैलेक्सीज की चर्चा करी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो 4.6 बिलियन ईयर से लेकर के 5 बिलियन ईयर्स अगो की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, तो सन जो है, सन की एज मानी जाती है, जो सन जैसे स्टार्स दिखते हैं उनकी एज मानी जाती है कि 10 बिलियन ईयर्स की आपकी एज होगी इनकी।
तो सन की एज हमारी ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम रहेंगे, ठीक है, अभी जाने वाले नहीं हम कहीं। उसके बाद सेम टाइम में, क्योंकि आपका सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन एक साथ ही हुआ, उसी आसपास में आपके अर्थ, मून एंड बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका फॉर्मेशन शुरू हुआ इनसाइड द सोलर सिस्टम। धीरे धीरे चीजें बेहतर होती गई, आपके कंडीशन फेवरेबल हुए एंड लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ अर्थ पे। दैट्स फिर अलग की कहानी। इसके बाद बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ यूनिवर्स की। और प्रोपोर्शन ऑफ यूनिवर्स में ये चीज है कि जिसको आप कहते हैं विजिबल मैटर, जो आप देख पाते हैं, जो आप समझ पाते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी है, दैट इज जस्ट 5% ऑफ योर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको समझ पा रहे हैं, जिसको स्टडी कर पा रहे हैं, वो केवल और केवल 5% है। बाकी 27% बिकम्स द डार्क मैटर। ये है, कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ इनके पास मास भी है, बट वी कैंट सी देम। हम उनको ना देख पा रहे हैं, ना उनको पढ़ पा रहे हैं, ना स्टडी कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। वी जस्ट फील देम। हम उनको फील करते हैं कि हाँ ये है, इनका इंपैक्ट हमें समझ में आता है एक तरीके से या दूसरे तरीके से। सिमिलरली डार्क एनर्जी, अब ये मैटर के फॉर्म में नहीं, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट ये कैसी एनर्जी है वी डोंट नो। जो हमने जितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़े हैं, जितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जानकारी हमें है, उनसे अलग ये कोई एनर्जी है। क्योंकि ये हमें कैसे पता चलता है? डार्क एनर्जी के समझने का सबसे बड़ा कारण है, या इसके होने का जो सबसे बड़ी प्रामाणिकता है, वो ये है कि आपका यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। कहने का मतलब, अगर केवल और केवल ग्रेविटी होती यूनिवर्स में, सबसे पावरफुल फोर्स अगर आपको ग्रेविटी दिख रही है, क्योंकि ये एक साथ बड़े बड़े आपको मासेस दिख रही हैं, तो अगर ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी क्या कर रही होती? एक दूसरे को अपने पास खींच रही होती। बट यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चीजें दूर जा रही हैं, ठीक है। आपकी एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? जबकि गैलेक्सी में मास होना चाहिए था, गैलेक्सी में तो मास है, और मास है तो दोनों को करीब आना चाहिए था, इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब कि कोई और फोर्स है जो कि काम कर रहा है, कोई और एनर्जी है जो कि इस काम को करा रही है। और वहां से हमें पता चलता है कि ये डार्क एनर्जी नाम की, हमने इसका नाम दे दिया, इसको डार्क एनर्जी बोलो, अभी पता नहीं है क्या है। तो ये जो आपके यूनिवर्स में मैक्सिमम है, दैट बिकम्स दिस डार्क एनर्जी, ठीक है। तो ये कहानी हमने चर्चा करी थी, एविडेंस ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी के बारे में बताया था। डार्क मैटर गैलेक्सी रोटेशन कर्व, यानी कि जिस स्पीड से ये घूम रही है, अपने एक्सिस जो इनका पाथ है वो मैच नहीं करता है अकॉर्डिंग टू देयर मास, तो उसके बेसिस पे हम कहते हैं कहीं ना कहीं डार्क मैटर कोई और चीज है जो कि इनको हेल्प करा रही है। कल मैंने एग्जांपल भी लिया था लूना का एंड बुलेट का, ठीक है, कि अगर आप लूना से जा रहे हो देखते हुए, किसी को देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि अच्छा ये गाड़ी जो है ये लूना है, बट वो चल रहा है 140 के स्पीड से, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आया कि अगर ये लूना होती तो 140 के स्पीड से नहीं चलती। डेफिनेटली मुझे लग रहा है लूना है, बट हो सकता है उसमें उसने इंजन बुलेट का सेट करा लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है जिसके वजह से इनके पास वो रोटेशन आ रहा है, जिसके वजह से इनके पास वो मोशन आ रहा है, तो दैट बिकम्स द साइन ऑफ डार्क मैटर। या फिर हमने एग्जांपल दिया था आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो एक फेनोमेना है, जिसके मदद से हम क्या कर पाते हैं कि कुछ चीजें होनी ये चाहिए थी कि मान लो यहाँ पे कोई गैलेक्सी है फॉर एन एग्जांपल, और यहाँ पे कोई स्टार है। अब ये इस स्टार से जब लाइट चली, हर डायरेक्शन में लाइट चलेगी, और लेट सपोज कोई यहाँ पे सिचुएटेड है, तो क्या होगा कि ये लाइट, ये हमें दिखना नहीं चाहिए था ये स्टार। नॉर्मली अगर कोई पोजीशन यहाँ पे सिचुएटेड है उसको लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि या तो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, या तो फिर गैलेक्सी उसको क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। लेकिन एक फेनोमेना क्या देखी गई कि लाइट जो कि इस डायरेक्शन में जा रही थी, वो अचानक से टर्न हुई, और टर्न होकर फिर आपको विजिबल हुई। इसने लेंस का काम किया। लेंस में क्या होता है, यही होता है ना, कि मान लो लेंसिंग इस तरीके से आपने लेंस बना दिया है, तो क्या होगा, आप जैसे ही लाइट दोगे इट विल टर्न, ये फोकस की तरफ मूव करेगी। तो कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पे हो रही है। फिर हमने जो कैलकुलेट किया कि अच्छा इसको घुमाने के लिए, लाइट को इतना घुमाने के लिए कितना मास चाहिए, तो हमने जो मास कैलकुलेट किया, वो मास जो विजिबल मैटर से मास दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा आ रहा था। इट मींस देयर इज समथिंग जिसके पास मास है जो कि ये काम कर रहा है। तो फिर इस बेसिस पे हमने क्या करा, हमने डार्क मैटर को जाना। सिमिलरली डार्क एनर्जी मैंने आपको बता दिया, एक्सीलरेटिंग एक्सपेंशन ये एक कारण है। एक्सपेंशन हो रहा है, ना केवल एक्सपेंशन हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, एक्सीलरेटिंग एक्सपेंशन हो रहा है, धीरे धीरे फैलाव की जो गति है वो भी तेज हो रही है, ठीक है। इतनी कहानी देखी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट द टेलीस्कोप्स इल्यूमिनेटिंग द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। इसके पहले की जो कहानी बताई वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट वहां के एरिया से क्वेश्चंस अभी तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, बट किए जा सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा दी। देन यहां से हमने बात करी थी हबल स्पेस टेलीस्कोप की, एंड बाकी जो टेलीस्कोप है कि हबल का सक्सेसर जो हुआ आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हुआ। और इन दोनों में फर्क ये है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये आपको विजिबल रेज एंड अल्ट्रावायलेट लाइट को देखता है, जबकि आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो क्या करता है, वो इंफ्रारेड लाइट में देखता है।
तो क्योंकि वो इंफ्रारेड लाइट में देखता है तो वो ज्यादा दूर की चीजें भी देख सकता है, वो ज्यादा फेंट चीजों को भी समझ सकता है, ठीक है, यानी जहां से बहुत कम लाइट भी आ रही है उसको भी वो स्टडी कर सकता है। तो इसीलिए इससे ज्यादा वो बेहतर आप कह सकते हो ये हुआ। और इन दोनों के बेसिस पे, इनके आइडिया पे ही कहीं ना कहीं हम बता पाते हैं, चलो हबल तो पुराना है, जेम्स वेब तो नया है, हबल काफी पुराना है, इसने काफी हद तक सपोर्ट किया है आपको बिग बैंग थियरी को, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी किस एजेंसी ने बनाया, क्या लॉन्च किया, वो सारी कहानी कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमने चर्चा करी थी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की, उसके लिए स्पेसिफिकली इन्होंने एक आपने सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था कोब, ठीक है। ये कोब जो है ये पहले पूछा भी जा चुका है। तो कोब जो है नासा का, इसका बेसिक पर्पस वही है कि ये जो स्पेसिफिकली जो आपको बिग बैंग के बाद जो लाइट या जो भी वेवलेंथ निकली है उनका हमें फेंट एविडेंसेस मिलते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में वो कैप्चर होती है, ठीक है। जैसे आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने पत्थर डाला पानी में, ठीक है, तो आप देखोगे कि विद इन 2-3 मिनट जो मेन लहर है वो डाउन हो गई, बट स्टिल आप उसके फेंट चीजों को, जो लहर की बहुत छोटी छोटी वेव्स को आप देख सकते हो 4-5 मिनट 10 मिनट्स तक आपको थोड़ा बहुत तो फील होता रहेगा। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कुछ ऐसा ही है कि मेन इवेंट खत्म हो चुका है बट स्टिल उसके आफ्टर इफेक्ट के फॉर्म में वो रेडिएशन आज भी यूनिवर्स में क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको हम इसके तौर पे कोब के मदद से हमने क्या करा, उसको पढ़ने का प्रयास किया। देन वी टॉक अबाउट कोब का सक्सेसर जो था आपका विल्किंसन था, और विल्किंसन ने भी फिर वही काम जो है, ये इसका भी काम वही था। प्लैंक मिशन की चर्चा करी थी, ये भी आपको क्या करता है, ये अगेन आपको सीएमबी मेजरमेंट्स करता है। तो ये 5 सैटेलाइट जो हैं जो कि आपको स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द मतलब काफी टाइम से टू द यूनिवर्स। इसके बाद हमने चर्चा करी थी ग्रेविटेशनल वेव्स की, कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। तो कल मैंने आपको समझाया भी था कि किस तरीके से न्यूटन के आने से पहले टाइम और स्पेस दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे, वो वेरिएशन नहीं हो सकता था उनमें, वो जो था वो फिक्स था। बट न्यूटन ने पहले चैलेंज किया कि नहीं, आपका स्पेस जो है ये डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका क्या है। आप स्पेस को जैसा देख रहे हो कि नहीं यहाँ पे केवल एक्टिंग हो रही है, स्पेस तो अपना पड़ा हुआ है, तो नहीं, आपका स्पेस भी रोल प्ले करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां से देख रहे हो। इसके बाद आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, केवल स्पेस नहीं, टाइम भी रोल प्ले करता है, टाइम भी वेरिएबल चीज है। जिस तरीके से स्पेस वेरिएबल हो सकता है कि आप कहां से देख रहे हो, उसी तरीके से टाइम भी क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। और यहां से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसको कि कहा जाता है स्पेस टाइम, यानी कि इसके पहले स्पेस और टाइम जो थे वो अलग अलग थे, बट यहां पे लाके इन्होंने जोड़ा, जो कि इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और यहां से इन्होंने एक आइडिया दिया कि जो ग्रेविटी आप देख रहे हो, ये ग्रेविटी मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ग्रेविटी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ग्रेविटी है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द स्पेस टाइम। इन्होंने बताया कि स्पेस टाइम क्या है, स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह पे है, स्पेस टाइम एक फैब्रिक, एक चादर की तरह है, और जो जितनी हैवी ऑब्जेक्ट होगी वो उसमें कितना उतना ही ज्यादा बड़ा गड्ढा करेगी। और बिकॉज कि ये गड्ढा कर रही है तो इसके पास में जब कोई बॉडी आएगी, आप यहाँ पे मान लो सपोज करो कोई बॉडी आई और यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, तो क्या होगा, ये बॉडी ऑटोमेटिकली इसकी तरफ खींचती चली जाएगी, जो हैवी होगा उसको खींचेगा। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रेविटी जो प्रॉपर्टी है वो बिकॉज दैट इट कम्स इन प्ले बिकॉज ऑफ दिस स्पेस टाइम का फैब्रिक में छेड़छाड़ हो रही है। ये चर्चा करी हमने। इसके बाद एक चीज और बताया था कि यहां से अब ग्रेविटी जो है, ये ग्रेविटी तो प्ले में आ गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बड़ी बॉडी आपस में टकराती हैं या उनके बीच में कुछ इंटरप्ले होता है, तो यहां से वो एनर्जी जो है, बिकॉज दो बड़ी बॉडी टकराएंगी तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे ही वो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, जिस तरीके से पानी में रिपल्स बहते हैं उसी तरीके से इस स्पेस टाइम में भी रिपल्स मूव करते हैं। और इन्हीं रिपल्स को हमने क्या नाम दिया, दीज वेर नोन एज द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स ऐसी इवेंट हैं जिसका ये ऐसी वेव्स हैं दोज आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशंस, जो कि आपको क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ कि कोई भी हेवियर एलिमेंट या तो वो मूव कर रहे हैं या वो टकरा रहे हैं या इनका बनना है। तो दैट वी टॉक्ड अबाउट कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर जस्ट द रिपल्स इन स्पेस टाइम, रिपल्स इन स्पेस टाइम, बट यहाँ पे स्पेस टाइम आप एक साथ रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चर्चा जो करी, ये सारी की सारी कहानी आपको बताई थी किस तरीके की वेव्स बनेंगी। सबसे पहले 2015 में, ठीक है, लिगो ऑब्जर्वेटरी ने इसको क्या करा है, आपको डिटेक्ट किया। सिंपल सी भाषा में इतना समझना ग्रेविटेशनल वेव्स को, कि ग्रेविटेशनल वेव्स यहीं से भी जब पास करती है तो वो क्या करती है, वो जो आपका स्पेस है उस स्पेस को स्क्वीज एंड एक्सपैंड करती है। यानी ये जो स्पेस आप देख रहे हो इसको बहुत कम मात्रा से, ऐसा नहीं कि हमको फील हो जाएगा, बहुत ही फेंट होती है, बट ये स्पेस थोड़े टाइम के लिए कंप्रेस हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है जब भी ग्रेविटेशनल वेव यहां से पास होती है।
तो ये इसी को कहा गया और ये 2015 में आपको क्या करा, लिगो ने इसको पहली बार डिटेक्ट किया, ठीक है। और इसका बनना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे इसके बेसिस पर हमें आइडिया चल पाता है कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में, क्या चीजें चल रही हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स भी आपको बताए थे क्या क्या कंडीशन में ये हो सकता है, ठीक है। एसिमेट्रिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब हो जाए, बाइनरी स्टार सिस्टम, ठीक है। बाइनरी स्टार की हमने कल अरुंधति स्टार की चर्चा भी करी थी, ब्लैक होल मर्जर, ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन, तो ये सारी चर्चाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। तो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्चुअल टर्म था, बट इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव में, यहां से क्वेश्चंस आने के भरपूर चांसेज आपको रहेंगे, ठीक है। तो ये अगेन फोकस में आपका रहेगा। सबसे पहली ऑब्जर्वेटरी जिसकी हमने चर्चा करी, जिसने सबसे पहली बार आपको ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, दैट वाज दिस LIGO, ठीक है। तो LIGO आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आज के डेट का ये बजवर्ड जो पॉप साइंस कहते हैं ना, ये पॉप साइंस है। पॉप साइंस समझते हो, पॉप कल्चर समझते हो, जो मेन स्टे है। नहीं, गाने जो है, अब गाने सबको गजल पसंद नहीं आएगी, पॉप म्यूजिक समझ में आएगी, नहीं थोड़ा सा उसमें डांसिंग वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसी तरीके से साइंस होती है, साइंस होती है एक जो फंडामेंटल साइंसेज है, ठीक है, वो बोरिंग लगती है। लेकिन एक होता है पॉप साइंस। पॉप साइंस क्या होता है, जैसे आज के डेट में बात करो, तुम किसी के सामने बिठा के, अच्छा मल्टीवर्स कैसा हो रहा होगा, ठीक है, मल्टीवर्स में क्या चीजें होती है, टाइम ट्रेवलिंग करोगे तो क्या फील आएगा, ठीक है, एलियंस हैं कि नहीं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको पॉप साइंस कहा जाता है, ठीक है। ये इन पे लोगों का नजर खींचेगा बहुत ज्यादा। अब तुम किसी को आगे बिठा के बोलो क्या कंडक्टिविटी पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसको मजा नहीं है, क्या कनेक्टिविटी पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, बोर हो जाएंगे। लेकिन उसको बात करो तो अभी मैं तुमसे एलियंस की बात करना शुरू कर तो घंटों बात करोगे, तुम भी करोगे मैं भी करूंगा, ठीक है। तो ये इन्हीं को क्या कहता है, पॉप साइंस कहा जाता है। तो इस पे फोकस रहता है। तो यहाँ पे LIGO, ये ग्रेविटेशनल वेव जो है, ये पॉप साइंस में आज के डेट में आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोकस आपका रहेगा। तो LIGO 2015, लोकेशन आप याद रखना, वैसे ये एक सैटेलाइट नहीं है, ये कैसे काम करते हैं इसको हम समझेंगे। देखो LIGO जो है ये क्या, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो LIGO, सिंपल सी बात समझ जाओगे ये LIGO काम कैसे करता है। मान लो ये क्या करता है, यहां से एक लेजर बीम पास करी जाती है, एक लेजर बीम पास करी जाती है, इसको एक मिरर लगा करके इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। कैसे भी ब्रेक किया जाएगा, मिरर लगा के ब्रेक कर दिया इन्होंने, ठीक है, या घुमा दिया उसको। और इसको दो ट्यूब्स से, दो लंबे ट्यूब से, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबे ट्यूब्स जो हैं, इनसे पास कराया गया। बट दोनों का एंगल सेम नहीं होगा। एक का एंगल मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अरे पूरा ही गायब हो जाएगा, ठीक है। एक का एंगल मैंने क्या किया, एक तो सीधा रखा, दूसरे को क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहां पे एक रिसीवर लगा दिया, यहां पे एक रिसीवर लगा दिया, और कांस्टेंट यहां से लेजर जा रही है, दो पार्ट्स में बट रही है एंड टाइम रिसीव हो रही है, ठीक है। ये छोटे छोटे पल्सेस जा रहे हैं। अब क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होनी चाहिए, लाइट की स्पीड तो सेम है, डिस्टेंस ये सेम चल रहे हैं, तो डिस्टेंस अगर सेम चल रहे हैं, ये दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है, तो दोनों जगहों पे लाइट क्या होनी चाहिए थी, सेम टाइम पे रिसीव होनी चाहिए थी। जो लेजर है वो दोनों सेम टाइम पे रिसीव होगा, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ सेम है, लेजर सेम ही है, तो क्या होगा, दोनों में सेम टाइम पे रिसीव होगा। जैसे ही यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स पास करेंगे, ये कहानी बदल जाएगी। ग्रेविटेशनल वेव्स, मान लो कि ग्रेविटेशनल वेव्स कुछ इस तरीके से मूव करे, अगर इस तरीके से मूव करे तो इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे एंड स्क्वीज करेंगे, राइट। तो अगर मान लो इसको एक्सपैंड किया है इस टाइम पीरियड के लिए, जब लेजर पास हो रही थी, ये एक्सपैंड हुआ है, जैसे ये एक्सपैंड हुआ है तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, ये डिस्टेंस बढ़ गई है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि स्पेस आपका एक्सपैंड हो गया है। तो यहाँ पे जो लाइट रिसीव होगा ये बाद में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चलना पड़ा है, या अगर स्क्वीज हुआ होता तो थोड़ा पहले पहुंच गया होता। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन की लाइट के पहुंचने में अगर वहां पे कुछ फर्क आया, जबकि सेम लाइट थी, सेम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना था, तो हमें पता चलता है कि डेफिनेटली ये कब हुआ होगा, जब स्पेस थोड़ा सा या तो स्क्वीज किया होगा या तो एक्सपेंड किया होगा। और इसी बेसिस पे ये क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है, ये बताता है कि ग्रेविटेशनल वेव को हमने डिटेक्ट किया। अब ये एक्सपेंशन या स्क्वीजिंग जो है, ये जितना पावरफुल होगा उतना ही डिफरेंस आपको देखने मिलेगा टाइम में, फेंट होगा तो डिफरेंस आपको कम देखने मिलेगा। तो हम इस बेसिस पे भी पता लगा पाते हैं कि क्या इवेंट्स हुए होंगे, ठीक है। तो ये चीजें, ये काम करने का तरीका सिंपल सा है कि बट आपको लिखवा दिया तो ये आपको काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना, यही आपकी पहली ऑब्जर्वेटरी थी जिसने क्या करा था, 2015 में डिटेक्ट किया था
पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को, और हमें पता चला था कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हमें मिले हैं दीज हैव कम फ्रॉम मर्जिंग ऑफ टू ब्लैक होल्स। और उसी साल यूपीएससी ने 2017 में पूछा, 2015 में ये इवेंट हुई थी, 2018 में पूछा उसने कि ग्रेविटेशनल वेव्स किस किस चीज से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बोला पॉप साइंस में, तो ये यहाँ, और इसके बाद से 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछ चुका है इन ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल्स के अराउंड, एस्ट्रोनॉमी के अराउंड। ठीक है, तो बाकी लोग भी धीरे धीरे पिक करना शुरू करेंगे इस एरिया को। ठीक है, नन। तो ये था आपका लिगो। लिगो के बाद वर्जो, अच्छा इसका नाम याद रखना, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव आपको ऑब्जर्वेटरी, कहीं पे भी सिंपली पूछ लेगा ना, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ये बताओ। ठीक है, तो एल लेजर यूज हो रहा है, ये ध्यान रखना। इंटरफेरोमीटर एक टर्म आपको यूज आएगा, एंड इंटरफेरो मतलब समझोगे कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है इसके मूवमेंट में, एंड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, लोकेशन आप याद रखेंगे, ये किसी भी आपको एग्जाम में सिंपली पूछ लेगा कि ये क्या है, कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और ये कोई एक नहीं है, ये अलग अलग जगहों पे बेस्ड है ये। ठीक है, इसके अलावा इसी तरीके से आपका सिमिलर फैशन में काम करता है, दैट इज नोन एज द विर्गो। ठीक है, वर्गो इंटरफेरोमीटर, अगेन इसका लोकेशन जो है वो इटली में, काम करने का तरीका एकदम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, नाम बस अलग अलग हैं, बाकी सेम है, और ये साथ मिलकर के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप देखते होंगे कि सारे कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज एक साथ आते हैं, भले कितनी भी दुश्मनी हो, यूएसए की, चाइना की, इंडिया की, लेकिन इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो साथ में मिलकर काम करती है, ब्रेक थ्रू जो होता है, तो ये चीजें आपको काम करेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ इनको मिलकर के ये भी बोलता है दैट इज द लिगो वर्गो कंसोर्टियम या कोलैबोरेशन, इस तरीके से काम जो है ये करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो और बहुत सारे सोर्सेज की कहाँ से ये बन रही हैं, क्या क्या कॉजेज हैं ग्रेविटेशनल वेव्स का, उसको पता लगाने का प्रयास ये करते हैं। ठीक है, तो लिगो एंड वर्गो, ये दो, या विर्गो जो भी आप पढ़ो इसको, वो आप याद रखें। ठीक है, लोकेशन इनकी याद रखें, बाकी तो आई डोंट थिंक यहाँ से और कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन बन पाएगा, अगर आपको क्लियर है कि ये कैसे काम करती है। तो भारत में है, हाँ जी, भारत में लिगो नाम की कोई, क्योंकि वो लोकेशन बेस्ड पूछ देगा ज्योग्राफी में, कहाँ से आया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अरे भगवान, इंडिया में महाराष्ट्र, हिंगोली, रत्नागिरी, मतलब मैंने लोकेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ये सब लोकेशन वाइज आपको बता दिए। अरे क्या हो गया इसको, इसके बाद तीसरा, दिस इज द कागड़ा। ठीक है, तो लीगो एंड वर्गो ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कागड़ा नहीं पूछा गया है अभी तक। ठीक है, दिस इज इन द जापान। ठीक है, तो जापान अगेन सेम तरीके से काम जो है वही काम करता है। ठीक है, क्रायोजेनिक लेजर इंटरफेरोमीटर, ये काम करने का तरीका जो है वो, बट ये क्रायोजेनिक है, कम टेम्परेचर पे काम करता है, ताकि नॉइज और जो थोड़े बहुत इंटरफेरेंस होंगे वो ना हो पाए। तो अगेन ये काफी टेक्निकल हो जाएगा। और 2019 में ये भी क्या बन गया, लीगो वर्ग, जो आपको वर्गो कंसोर्टियम है उसके साथ जुड़ा, मतलब कि ये भी 2019 के बाद साथ मिलकर काम करने लगे हैं। तो लीगो एंड वर्गो की लोकेशन पूछी जा चुकी है, कागड़ा की नहीं पूछी गई है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतनी ही कहानी है, कागड़ा, लीगो एंड वर्गो। और भी आपको ऑब्जर्वेटरीज बन रही हैं, तो बाकी कितना आप ध्यान रखोगे, लेकिन इंडिया वाला आप याद कर लोगे। ठीक है, सो लीगो इंडिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 2030 तक आइडिया है कि हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो लोकेशन है दैट इज द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ठीक है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है ये भी आपको जो लीगो कंसोर्टियम है उसी का एक प्रोजेक्ट, उसी का एक पार्ट है, आप कह सकते हो कोलैबोरेशन में इस तरीके की चीजें होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से मान लो लीगो एंड वर्गो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, बट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑपरेट करती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, इट विल बी डन। ठीक है, तो इसका भी तरीका जो होगा दैट इज द सेम, एडवांस लिगो, ये भी 4 किलोमीटर लेजर्स, उसी तरीके से ये भी काम करेंगे, तो इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और जब बन जाएगा तब ज्यादा और कुछ चीजें इसमें ऐड आपको करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस जुड़ी हुई हैं और क्या करनी है, तो अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आप छोड़ सकते हो उसको। तो इतनी कहानी, 3-4 कहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरीज हैं, ये आपको डेटा थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक,
लिगो इंडिया। इसके अलावा एलिसा, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो अभी तक जो चीजें हमने देखी, जो हमने प्रोजेक्ट देखे, लिगो को देखा, वर्गो को देखा, लिगो इंडिया की बात की, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये धरती पे सिचुएटेड है, टेरेस्ट्रियल आपको लैंड पे सिचुएटेड है। ये जो इलिसा है ये स्पेस में है, ये सेम काम करेगी, ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करेगी बट फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, ये आपको जो है ये ध्यान रखेंगे। अगेन इसके लिए अब स्पेस की बात आई तो फिर बात करोगे कि भाई किसकी प्रोजेक्ट है ये, तो ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा, और बाकी कंट्रीज में जैसे जापान वगैरह भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो ये जो है आपका डिजाइन फेज में है, चांसेस हैं कि लॉन्च हो जाए इस ईयर के लास्ट तक या 2025-26 भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये आपको सेम उसी तरीके से काम करेगी, बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट है ना, ये इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में रहेंगी। ये तीन आप कहोगे तीन स्पेस क्राफ्ट होंगे जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में क्या करेंगे, स्पेस में घूम रहे होंगे, और इन तीनों के बीच में कनेक्शन होगा थ्रू लेजर लाइट्स। सेम ग्रेविटेशनल वेव पास करेगा, स्पेस को स्क्वीज एंड ये करेंगे, तो इनके बीच की जो लेजर लाइट्स पहुंचने की टाइमिंग है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंड दे विल फाइंड कि कुछ ना कुछ पास हुआ है, कैसे हुआ है। तो अगेन दिस इज ऑब्जर्वेशन दे आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम द स्पेस। तो स्पेस से भी उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, सेम काम को, सेम तरीका है, बट इसका नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ही है, बट ये स्पेस में बेस्ड है। ठीक है, तो इलिसा भी आप याद रखेंगे, सिंपली पूछ लेगा ना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज द टर्म इलिसा किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में यूनिवर्स में, हाल ही में न्यूज में आए शब्दों में इलिसा देखा गया है, ये क्या है। तो इस तरीके की चीज आप याद रखेंगे, तरीका ऑलमोस्ट सेम सेम, प्रिंसिपल सेम ही है, थोड़ा सा इसकी जो टेक्निक है वो अलग है। ठीक है, तो स्पेस, क्योंकि क्या होता है ग्राउंड पे बहुत सारा इंटरफेरेंस होता है, ग्राउंड पे नॉइज बहुत बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज काम करती है इतनी सारी, तो वो सारी इंटरफेरेंस को कम करने के लिए सोचा कि स्पेस से करते हैं, स्पेस में वो सब हल्ला नहीं है, वो हल्ला नहीं है, नॉइज को कम करने का प्रयास है। ठीक है, चलो ठीक है, डन। हाँ, अब ये तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, वहां 4 किलोमीटर छोटा होगा ना, वो करेंगे। हाँ जी, अरे पाइप नहीं यूज करेंगे, स्पेस है खाली, लेजर जाएगी वहां से। ठीक है, यहाँ पे जैसे ट्यूब्स यूज कर रहे हैं ना, वहां पे ट्यूब्स की जरूरत नहीं है, मटेरियल सिंपली एक दूसरे से टारगेट करेंगे। ठीक है, देखो ये जरूरी है, आपको क्यूरियोसिटी हो तो मैं कुछ हद तक, देखो सभी क्यूरियोसिटी को मैं शांत भी नहीं करूंगा, कारण है कि सबको शांत किया तो फिर आप तैयारी छोड़े कुछ और करने लगोगे। तो क्यूरियोसिटी जो है वो उतनी ही शांत है, क्योंकि एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट था, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वी फॉरगोट व्हाट वी हैव लर्न इन स्कूल। ठीक है, एजुकेशन किसको कहते हैं, जब आपने स्कूल में जो पढ़ा है वो भूल जाओ, उसके बाद जो चीजें बची वही आपकी एजुकेशन है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं वो, और वो चीजें आपकी दूर होती हैं कैसे, वो आता है कैसे, वो जब आप क्यूरियस रहते हो, बट बहुत ज्यादा क्यूरियस होने से भी चीज आप जो है पाथ से भटक जाते हैं। ठीक है, जैसे नहीं होता, शांति खोजने के चक्कर में लोग सन्यासी भी बन जाते हैं कई बार, तो ये समस्या आती है। चलो, बेनिफिट्स ऑफ स्पेस बेस्ड, हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल सी बात करी, बेनिफिट्स कुछ खास है यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली वनडे क्वेश्चंस में कुछ पूछेगा, कभी मेंस वगैरह में पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज चांसेस कम है। कारण है कि जो आपको ग्राउंड बेस्ड बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी नॉइज जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी न्यूज हो सकती है, जैसे सेस्मिक एक्टिविटी हो गई, अर्थ के अंदर में कुछ हुआ तो वहां की वजह से भी वो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, वो आपको लगेगा कि चलो थोड़ा सा भी उसके ट्यूब्स हिले तो सेस्मिक वेव्स की वजह से भी हिल सकते हैं। ठीक है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी वहां पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलिसा है, क्योंकि स्पेस में है, तो उससे जो बहुत फेंट आपको ग्रेविटेशनल वेव होंगे उसको भी वो क्या कर पाएगा, वो उसको बेहतर से स्टडी कर पाएगा कंपेयर टू द लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, या उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल के रूप में ये आपको हेल्प करेगा। तो ये आपको मेंस बेस्ड अगर कभी कोई पॉइंट पूछ ले, तो अदरवाइज इसके बहुत चांसेस नहीं है कि ये सिंपल किसी में इसको पूछेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब ये जो मेजर कहानी थी वो हम कर चुके हैं। इसके बाद एक टर्म काफी न्यूज में चला है रिसेंटली,
दो तीन टर्म्स चले हैं, अब हम थोड़ा सा उन टर्म्स को बस देख लेते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा नहीं है, रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी से ही है, बट उनके डिटेल्स में अपन नहीं जाएंगे, उन टर्म्स को देखते हुए निकल लेंगे, ठीक है। इसमें से जो पहला टर्म, और इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस स्लाइड के बाद आपको पता चलेगा, तो दैट इज द पल्सर्स हैज कॉस्मिक क्लॉक्स। अब ये पल्सर्स क्या है, देखो पल्सर सिंपली याद रखना, ये एक टाइप ऑफ स्टार है, ये एक टाइप ऑफ स्टार है जो काफी तेजी से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पल्सर 150 मत समझ लेना इसको, दीज आर द टाइप ऑफ स्टार्स दैट आर रोटेटिंग विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत तेजी से ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये काफी तेजी से रोटेट करते हैं, तो कई बार क्या करते हैं कि कई बार दे एमिट पल्सेज ऑफ रेडिएशन, इनसे बहुत सारी रेडिएशन जो है कई बार क्या होती है, एमिट होती है। अब क्या होता है कि इनके जो रेडिएशन एमिट होने की जो टाइमिंग है वो काफी एक्यूरेट है, यानी वो फिक्स ड्यूरेशन पे वो रेडिएशन जो है इससे रिलीज होते हैं। क्यों होते हैं दैट वी डोंट नो, बट ये टाइमिंग जो है, यानी कि यहां से मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है टाइम से, और हर कुछ सेकंड्स पे ये क्या करता है, ये रेडिएशन को रिलीज करता है, ये लाइट को रिलीज करता है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, इस लाइट को बराबर ट्रैक करते रहे, तो हमें टाइमिंग की काफी एक्यूरेट जानकारी पता चल सकती है, क्योंकि हमें ये पता है कि इसका टाइम एकदम फिक्स है, ये टाइम से ही रिलीज करेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि एज अ क्लॉक इसको क्या कर सकते हो, इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर के चर्चा रही है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करते हैं व्हाइल द रोटेटिंग, और ये दीज बर्स्ट टेक्स प्लेस एट एक्सट्रीमली प्रिसाइज इंटरवल्स, काफी एकदम इनका जो टाइमिंग है वो एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसी वजह से इनका क्या किया जा रहा है कि नाउ दीज आर बीइंग यूज्ड एज द कॉस्मिक क्लॉक्स। कॉस्मोलॉजी समझते हो ना, जब आप स्टडी ऑफ यूनिवर्स करें, तो इन्हीं को क्या कहा गया, इसको कहा गया कि भाई इसकी टाइमिंग जो है इतनी एक्यूरेट है, तो क्यों ना इसको एज अ कॉस्मिक क्लॉक यूज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए पल्सर्स एज ए कॉस्मिक क्लॉक, ये टर्म अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा न्यूज में आया था, और क्यों आया था इसको लिख लो, देन आई विल टेल यू, ठीक है। आज से गाड़ी देखना पल्सर को, तो उसको मान लेना ये कॉस्मिक क्लॉक है, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा वो। हाँ जी, हाँ, जैसे जैसे भी लिंक बस याद रहना चाहिए तुम्हें, मेरा पर्पस वही है। हाँ जी, ठीक है, तुम्हें याद रहना चाहिए, चाहे जैसे याद रहे, पर्पस मेरा वो है। जैसे ही क्वेश्चन आए तो स्ट्राइक हो जाए दिमाग में, अच्छा कुछ पल्सर से याद किया था, ठीक है। आवाज पहुंच रही है ना पीछे तक, ऐसा नहीं है ना, फैन नहीं चल रहा तो पहुंच जा रही है। अच्छा, हिंदी वाले लिख रहे होंगे तो, हिंदी से कोई लिख रहा है क्या, तो उनके लिए दिख रही पीछे तक, कभी कभी फॉन्ट में चेंज हो जा रहा है, कुछ इश्यू आ रहे हैं अभी भी। हाँ जी, ऑब्वियसली गूगल वाला है, मैं तो बोल के कह रहा हूँ, मैं थोड़ी ये कहता हूँ कि गूगल वाला ही है, ठीक है। तो थोड़े बहुत टर्म्स आप चेंज करते रहे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो पल्सेज को दाल कर दिया है, ठीक है। विकिरण विकिरण हो गया अपने आप में, तो वो टर्म्स आप थोड़े बहुत चेक करते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हिंदी के टर्म्स थोड़े बहुत अपनी बुद्धि यूज कर ले, चीजों तो मैं समझा ही दे रहा हूँ यहाँ पे, लिखते टाइम थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कर ले, ठीक है। तो यही यही दिक्कत है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, गूगल वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड ही है, ठीक है। तो उसने पल्स देखा, तो उसके डिक्शनरी में खोजा पल्स का मतलब क्या है, सबसे ऊपर में दाल मिल गया, बोला ठीक है डाल देते हैं, ठीक है। बाकी भी और भी पल्सेज हो सकती हैं, उसको उसने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बजवर्ड है पल्सर्स एज कॉस्मिक क्लॉक्स, तो डन कर लो बस। थोड़ा सा यहां से क्या बनने शुरू हुए हैं, पल्सर टाइमिंग एरेज, तो क्योंकि ये निकल रहे हैं, डेफिनेटली पल्सेज आपको निकल रही है, तो देन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक सच ऑब्जर्वेटरी, जो कि इन क्या करेंगे, इन पल्सर्स को से निकलने वाली रेडिएशन को क्या करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहा गया, दीज आर नोन एज द पल्सर टाइमिंग एरेज। ये क्या है, दीज आर ऑब्जर्वेटरी। अब क्या होता है कि मान लो जैसे लाइट तो चली है वहां से पल्सर से, ठीक है,
अब उसकी टाइमिंग एकदम फिक्स है, यानी अर्थ पे हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो हमको डिटेक्ट होना चाहिए था। लेकिन अगर स्पेस से ग्रेविटेशनल वेव पास करेगी तो उसने क्या करा, स्पेस को एक्सपैंड एंड स्क्वीज किया, यानी टाइमिंग आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी पहुंचने की। ठीक है, तो जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव आपको उसके थ्रू इंटरफेयर करेगा, उसकी टाइमिंग जो पहुंच रहा था वो हर 5 सेकंड पे या 10 सेकंड पे वो चेंज हो जाएगा, वो किसी न कहीं ना कहीं पे वो कम या ज्यादा हो जाएगा। तो उस बेसिस पे भी आपको क्या पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल वेव पास हुआ है। तो पल्सर खुद में एक टर्म है कि एज ए कॉस्मिक लॉ को यूज हो रहा है, और दूसरा कि इसको यूज किया जा सकता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव। तो दोनों तरीके से ये पल्सर आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीन अगेन, सो दिस बिकम्स द कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच टू द लेजर इंटरफेरोमीटर। तो एक लेजर इंटरफेरोमीटर में हो सकता है बोला कि भाई तुम्हारी टेक्निक ही गलत है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि ठीक है हम एक दूसरा तरीका भी खोज के निकालते हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने करा है, और 2023 में ये काफी रिसेंट की घटना है। और यहाँ पे 2-3 यूनिवर्सिटी जो है, दैट इज द नॉर्थ अमेरिका नैनोहर्ट्ज ऑब्जर्वेटरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे इन्होंने ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये पल्सर्स को ट्रैक करते रहती है, उनकी टाइमिंग को ट्रैक करते रहती है, और इन्होंने भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। और इन्होंने बताया कि क्या है कि बहुत सारी जो आपको सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, इनके वजह से जो 2 ब्लैक होल्स है जो कि आपस में घूम रही हैं, तो जैसे स्टार्स जो होती है वो घूमती है, तो ब्लैक होल्स भी एक दूसरे के पास जो है वो घूम रहे हैं, वो मर्ज करेंगे बाद में जाकर के। तो इनके फॉर्मेशन से हमें क्या मिला, ग्रेविटेशनल वेव्स मिला। तो क्योंकि इन्होंने रिसेंट में डिटेक्ट किया है, तो 23 की घटना है, तो फिर ये आपके लिए करंट अफेयर्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगी। अगर नहीं होती तो ये पोर्शन नहीं करते, केवल पल्सर कॉस्मिक लॉ करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखेंगे। इस यूनिवर्सिटी को भी अगर हो सके तो याद, नहीं तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप याद रखें कि हाँ पल्सर्स को भी यूज किया जा सकता है टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, तो एज ए कॉस्मिक क्लॉक्स एंड एज ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टर्स, दोनों तरीके से। ठंड लग रही है क्या तुम लोग को? कभी ठंड गर्मी लगने लगती है? थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, वो गर्मी लग रही तो आगे बैठ जाओ या पीछे बैठ जाओ। डन। और इसकी चर्चा खास तौर पे इसके लिए करा रहा हूं। ठीक है, इंडियन पल्सर टाइमिंग अरे, दिस इज ऑपरेशनल सिंस 2016। तो इंडियन पल्सर टाइमिंग अरे नाम, क्या काम होगा इसका ये अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको काम क्या करना है, पता लगाना ये है कहां पे। ठीक है, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं, चलो खोज के बताना ये है कहां पे। नहीं खोजो थोड़ा सा, ठीक है। सो ये क्या ध्यान रखेगा, दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड जापानीज रिसर्चर्स। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली, ये इसलिए नहीं मिलेगा कि इसके लिए हमने स्पेसिफिकली कोई ऑब्जर्वेटरी डिजाइन नहीं करी है। जो आपके पास ये जो टेलीस्कोप्स हैं पहले से, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप्स, इन्हीं का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इन पे भी नजर रख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्टली सर्च मार के मिलोगे तो नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप हैं ये भारत में बहुत सारी जगहों पे है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में है, इसलिए आपकी एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है इसकी। ठीक है, तो उसका यूज करके ही भारत में क्या हो रहा है कि आप पल्सर्स के टाइमिंग को आप जानने का प्रयास कर रहे हो, बाकी चीजें सेम है। तो आप उसके ग्रेविटेशनल वेव्स के चेंजेस को ये भी उसी तरीके से स्टडी कर रहा है, और जैसे आपको लेजर इंटरफेरोमीटर के बेसिस पे आप करना चाह रहे हो। ठीक है, तो लोकेशन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ भारत में भी इस तरीके का काम जो है आपको चालू है। दिस इज बीइंग डन सिंस 2016। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स कर लिया, और लास्ट में आते हैं हम लोग अब ब्लैक होल्स पे। ठीक है, अब यही एक टर्म जो है ये आउटर स्पेस से जो है ये चल रहा है, तो ब्लैक होल्स को देखते हैं। ब्लैक होल्स है क्या, सिंपल सी बात। सो सबसे पहले आपको एक टर्म समझना होगा, दैट इज द टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, तो आइंस्टाइन ने बताया कि हर जगह पे टाइम एक जैसा नहीं बीतता। ठीक है, तो कहीं पे कौन सी मूवी थी, इंटरस्टेलर, नहीं तो उसकी बेटी किसने देख ली है इंटरस्टेलर? चलो नहीं देखी तो जाके देख रहे। ठीक है, उसकी 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 बेटी जो है वो बूढ़ी हो चुकी होती है, मर भी जाती है, और वो फिर से रिटर्न होके आता है, यंग ही आता है। ठीक है,
तो और वो बताते भी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तो कि भाई टाइम जो है यहाँ पे, यहाँ का 1 मिनट कुछ ऐसे बताते हैं कि अर्थ पे 10 ईयर पास हो रहे हैं, जैसे ही बताते हैं ना। तो ये या क्या है, ये कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन, क्योंकि टाइम जो है हर जगह पे सेम तरीके से मूव नहीं करता है, हर जगह पे सेम तरीके से पास नहीं करता है। तो कहीं पे, कहीं का एक दिन कहीं के लिए 100 साल के बराबर भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स, वो उसकी स्पीड क्या है और बाकी चीजों और भी चीजों पे वो डिपेंड करेगी। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम डायलेशन। ठीक है, तो यही कहानी इन्होंने बताई, और ये आइंस्टाइन ने सबसे पहले इस चीज को क्या करा था, प्रोजेक्ट किया था। इन्होंने बताया कि क्या होगा डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए जो है वो क्या होगा, टाइम अलग अलग। कल मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया था, याद है जब स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी स्पेस एंड टाइम की, कि न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने स्पेस को कैसे बताया था कि स्पेस जो है वो आपका वेरिएबल है, स्पेस फिक्स नहीं है। तो सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि अगर आप वहां पे बैठे हो, मैं मान लो ट्रेन में बैठा हूं और मैं बॉल को ऐसे उछाल रहा हूं, ठीक है, तो आपके ऑब्जर्वेशन और मेरे ऑब्जर्वेशन में स्पेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन में बॉल तो मैं हमेशा अपने हाथ में उठा रहा हूं, मैं स्टैटिक में हूं, बॉल की मोशन क्या है, जीरो है मेरे हिसाब से। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हो तो आप, मैं जब मूव कर रहा हूं तो आपके हिसाब से बॉल में कुछ मोशन आ गई, बॉल चेंज हो गया, वो बॉल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है। तो इस बेसिस पे उसने कहा कि नहीं, ये रिलेटिव मोशन हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट स्पेस की कैरेक्टर क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। आइंस्टाइन ने इसी चीज को क्या किया था, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। उसने बोला बॉल को नहीं उछालेंगे, लाइट को पास कराएंगे। ठीक है, तो लाइट को जब पास कराएंगे और मैं भी मूव कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो लाइट की स्पीड सेम है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही चल रही है। लेकिन जब तुम देखोगे तो तुम मेरे स्पीड को तो ऐड करोगे ना, मान लो मैं 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा हूं, तो लाइट की स्पीड को देखा 3 लाख किलोमीटर पर आवर, प्लस उसमें 100 करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। बट लाइट की गति इन्होंने जैसे भी पता लगाई वो क्या हुई, वो हमेशा सेम आ रही थी कि नहीं, वो चेंज नहीं हो सकती। तो फिर इन्होंने कहा कि तो दो चीजें हो सकती है, या तो फिर टाइम चेंज हो रहा है, स्पेस तो ऑलरेडी हम स्टैब्लिश कर ही चुके हैं, तो बैलेंस कैसे आएगा, वो बैलेंस तभी आएगा जब टाइम की गति बदल सकती है। और उस बेसिस पे इन्होंने बताया, इसीलिए आपको यहाँ पे रिलेटिव मोशन भी यहाँ पे टर्म यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन की वजह से भी टाइम डायलेशन हो सकता है, दो चीजें अलग अलग स्पीड से मूव करेंगी तो उसके वजह से भी टाइम डायलेशन हो सकता है। ठीक है, और पोजिशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि जितना जो भारी, हमने वो फिगर देखा था ना इस तरीके का, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें कितना मास है, वो इतना नीचे तक क्या करेगा, उसको खींचेगा। तो वो जितना ज्यादा खींचेगा वहां पे टाइम उतना ही स्लो होता चला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आइडिया जो है ये आपको करेंगी, और इसको डिस्कस किया था आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। तो ये टर्म आप ध्यान रखेंगे, टाइम डायलेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसी का साइंस था +2 में तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला टाइम डायलेशन वाला। अरे बाबा, एक ही फॉर्मूला याद आता है तुमको आइंस्टाइन के नाम से। हाँ जी, सी डैश का सीधा होगा, सी डैश इक्वल टू C1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर करके फॉर्मूला आता था, भूल गए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट, अब यहां से आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट्स विद अ लॉट ऑफ मास, अगर उनमें बहुत ही ज्यादा मास है, इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्योंकि मास ज्यादा है, ग्रेविटी वो ज्यादा लगाएंगे, और इसके वजह से क्या होता है, कॉजिंग स्पेस टाइम टू कर्व एंड टाइम टू स्लो डाउन। तो मैंने क्या बताया, जितना नीचे तक खींचेंगे ग्रेविटी उतनी पावरफुल होगी और टाइम उतना ही स्लो होता चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है वहां पे। तुम ऐसे 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 इमेजिन करो, सन, सारे ग्रहों को मिला दो फिर भी वो सन का कुछ परसेंट मास बना पाते हैं। और सन जो है, सन एक एवरेज टाइप ऑफ स्टार है, बहुत एवरेज स्टार है। तो सन से कुछ 100 मिलियन टाइम्स बड़े स्टार। अब इमेजिन करो वहां पे फोर्स कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां पे टाइम क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी मासेज में ये फील आप कर पाओगे, छोटे छोटे डिफरेंसेस में वो फील नहीं होंगे। ठीक है, तो मून पे ऑब्वियसली हो रहा होगा, बट दैट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और फील करने के लिए यू हैव टू इमेजिन वेरी बिग। ठीक है, बिलियन टाइम्स ऑफ सन मास, क्योंकि वैसे स्टार जो होंगे वही जाके ब्लैक होल्स बनाएंगे आगे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो टाइम डायलेशन की प्रक्रिया है, इसको समझने में आपको जो रोल आया, वो रोल आया ब्लैक होल्स का। यहाँ पे साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली भी ये आई थी चर्चा कि टाइम डायलेशन जो है इन अ क्लास ऑफ ब्लैक होल इन द अर्ली यूनिवर्स। एक क्लास ऑफ ब्लैक होल, एक टाइप ऑफ ब्लैक होल होता है जिसको कि क्वाजर्स कहते हैं। ठीक है, इन क्वाजर्स में इनको क्या मिला, टाइम डायलेशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करने को मिला है। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि वहां पे जो टाइम डायलेशन था, जो टाइम का पास होने का रेट था, ये अर्थ के रेट के हिसाब से 1/5 चल रहा था।
सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, बट ये क्योंकि रिसेंट की हुई है तो ये चीजें जो है आपको देखने मिलेगी। और ये क्वाजर्स कहाँ मिलते हैं? क्वाजर्स मिलते हैं आपको जनरली इन द हार्ट ऑफ द जो आपका कहीं कोई भी गैलेक्सी है तो उसके हार्ट में, उसके उसके मैंने बताया था ना कि जो गैलेक्सीज होती है, गैलेक्सीज के सेंटर में जनरली वहां पे स्टार का फॉर्मेशन होता है, वो रीजन होता है जहाँ पे स्टार्स बन रही होती है, प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनको क्वाजर्स वहां से इनको मिला है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, समटाइम्स देयर आर सुपरमैसिव ब्लैक होल, तो कई बार क्वाजर्स भी होती हैं, कई बार जो है वो ब्लैक होल्स भी आपको दूसरे तरीके की ब्लैक होल्स भी आपको एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, सेंटर ऑफ गैलेक्सी जो है आपको देखने मिलेगी। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है वहां पे ब्लैक होल है, बहुत हेवियर ब्लैक होल नहीं है, बट है हमारे पास भी, क्वाजर्स नहीं है। ये टर्म आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी है वहां पे उसके सेंटर में कोई क्वाजर नहीं है, ब्लैक होल है बट वो क्वाजर नहीं है, क्वाजर टाइप का नहीं है। क्वाजर जो होते हैं वो ब्लैक होल से भी एक तरीके से कह सकते हो, ब्लैक होल नॉट सिमिलर बट थोड़े पावरफुल स्टार्स की तरह होते हैं, ठीक है, उनकी चमक ज्यादा होती है। ब्लैक होल से आपको लाइट नहीं निकलता है, हेवी है बट चमकीले हैं, वहां से लाइट निकलती है, ठीक है। ये इस तरीके से आप उस क्वाजर्स को समझ सकते हो। और ठीक है, तो ब्लैक होल का जो मेन पर्पस है वही है कि टाइम डायलेशन को समझने के लिए। चलो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार भी डिस्कस थोड़ा सा कर लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, अगर स्टार्स की बात करोगे तो सबसे पहले नेबुला का फॉर्मेशन, नेबुलर हाइपोथेसिस में ये सारे इकट्ठा हुए। जैसे ही ये इकट्ठा हुए यहाँ पे स्टार, उस पर प्रेशर लगा, उसका कोर इग्नाइट हुआ, और कोर इग्नाइट होने के बाद स्टार जो है धीरे धीरे उसकी साइनिंग आएगी, और इसको कहा गया मेन सीक्वेंस स्टार। अब ये दो चीजें हो सकती है, या तो इस स्टार का मास जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है, या तो काफी कम हो सकता है। तो जैसे ही अगर ये इसका मास कम होगा, इसका मास कम होगा तो ये ज्यादा देर तक जलेगा नहीं, एंड दिस इज नोन एज द रेड जायंट। इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो काफी कम होगी। क्यों? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन उतनी तेजी से नहीं चल रहा है, इसके कोर में उतना उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि फ्यूजन एनर्जी क्या हो, काफी तेजी से जनरेट हो। तो इसके वजह से ये रेड जायंट बनाएगा। और धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि धीरे धीरे जब इसके अंदर की मासे, अंदर की जो फ्यूल है वो बर्न होनी शुरू हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म होने, ये जो लाइट है वो डिम होता जाएगा, और ये धीरे धीरे लगेगा कि एक बार को क्रश हो जाए। बट जैसे ही लगेगा कि क्रश हो जाए तो अचानक से प्रेशर बढ़ेगा, और थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, ये इग्नाइट करेगा, थोड़े टाइम के लिए फिर से इग्नाइट करता है, और ये बनता है क्या, ये बनता है व्हाइट ड्वार्फ। यानी कि सिंपली आपको क्या याद रखना है कि वो स्टार जिनकी मासेज कम होती हैं वो क्या बनाते हैं, ये व्हाइट ड्वार्फ बनाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ का फॉर्मेशन करते हैं। धीरे धीरे और कूलिंग होते जाएगी एंड दे विल फॉर्म द ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। तो ये इस यहां से गुजरते हैं, इनकी इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। बट हमारा जो चर्चा का विषय है, वी हैड अबाउट दिस द हेवियर मास, द हेवियर स्टार, जिनके पास बहुत ज्यादा मास है। तो इनका मास जब बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या होते हैं, द स्टार ऑफ ग्रेटर मास, ये एक्सपैंड करेंगे, ठंडा होंगे एंड ये इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो आपको जाइंट सॉरी जो जाइंट स्टार्स होते हैं और ड्वार्फ स्टार्स होते हैं, तो पूछा कि किसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा तेज है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो आपको हेवियर होंगे उन पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, और उसको होल्ड करने के लिए उनको फ्यूजन रिएक्शन भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो उनका फ्यूल भी क्या होगा, बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो। नॉट इजी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इस चीज को डिस्कस जनरली नहीं करी जाती, ठीक है। बट इस बार आ गया तो अब उसकी डिस्कशन डेफिनेटली होनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इसका एक टाइम पे क्या होता है कि इसकी फ्यूल इसकी भी खत्म होने लगती है, और ये एक टर्म में, एक समय में ये टर्म चेंज कर देता है, ये सुपर जायंट में थोड़ा रेडिश टाइप का हो जाएगा। बट एक बार फिर से जब प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा कोर पे, देन सडनली अचानक से प्रेशर बढ़ेगा, वहां पर रिएक्शन रेट काफी तेज होगा, और जब तेज होगा तो इतना तेज होगा कि वो पूरे के पूरे लेयर को क्या कर देगा, ब्लास्ट करेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सप्लोजन, एक काफी ही हेवी एक्सप्लोजन जो है वो आपको देखने मिलेगा, और इसी को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। आपको सिंपली क्या याद रखना है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहां पे होगा, हेवियर स्टार्स में होगा। जितनी हेवी स्टार होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, ठीक है, ये हेवियर स्टार्स होते हैं बट ये क्या करते हैं, दे हैव वो लाइट को एमिट करते हैं। या तो फिर इसका कोर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाए, पूरे का पूरा जो इसका मास, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद फ्यूजन खत्म, अब पूरा का पूरा मास इकट्ठा होना शुरू हो जाए, और इकट्ठा होकर ये क्या बना दे, ब्लैक होल बना दे। पूरा का पूरा मास अपने आप पे क्या कर लेगा, क्रश कर लेगा। तो होता है ना, किसी को दबाओगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो खत्म हो जाएगा, और या तो फिर
रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो दो चीजें हो रही है यहाँ पे, ये जब जैसे ही ब्लास्ट होगा तो दो चीजें होंगी, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा, इसका कोर थोड़ा बहुत जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची है उसको लेके जलता रहेगा, या तो फिर ये पूरा का पूरा कोलैप्स करेगा और कोलैप्स करके ये ब्लैक होल बनाएगा। यानी कि ब्लैक होल सिंपली क्या बनाएंगे, जो बड़े स्टार्स होते हैं, छोटे स्टार्स कभी भी ब्लैक होल नहीं बना सकते, क्योंकि मास वहां पे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखोगे। सो ब्लैक होल्स आसान भाषा में ये वैसी बॉडीज हैं जहां से कि जहां पे ये इतनी पावरफुल है, इनकी ग्रेविटी फील्ड जो है इतनी पावरफुल है जहां से कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, लाइट भी वहां से उससे बच के पास नहीं हो सकती। यानी कि अगर ब्लैक होल है यहाँ पे ब्लैक होल है, जैसे ही लाइट यहाँ पे पास कर रही है तो ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग है, यहाँ पे इतना मास है कि ये क्या करता है, लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। लाइट को अपनी ओर खींच लेगा, ये पास होने ही नहीं देगा, यहाँ से ये आगे नहीं जा पाएगा, लाइट विल टर्न। ठीक है, तो इसकी ग्रेविटी क्या है, इतनी पावरफुल। अब ग्रेविटी का एक फॉर्मूला आपने सिंपली पढ़ा होगा, दैट इज जी m1m2r², दो के बीच में कितना फोर्स लगता है। ठीक है, या सिंपली एक बॉडी का आपको निकालना है तो आप इसको 1 मान लो, 1 यूनिट का मान लो, एंड यू विल डू दिस थिंग। अब इसका क्या होता है कि यहाँ पे मास, यू कैन इमेजिन कि 100 टाइम्स द मास ऑफ, नॉट 100 टाइम्स, 100 मिलियन टाइम्स द मास ऑफ द सन, तो कितना मास होगा। एंड रेडियस जो है, ये रेडियस आप बहुत छोटा कर दो, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये काफी ज्यादा हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाता है कि इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप इट, लाइट भी यहां से क्या करेगा, पास नहीं हो पाएगा। और क्योंकि ये लाइट पास नहीं कर सकता है तो हम उसको कभी भी डायरेक्टली देख नहीं सकते। आप लाइट को, आप किसी चीज को देखते कैसे हो, जब लाइट इस पे पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे पड़ती है तभी आप उसको देखते हो। अगर इस चीज को देखना है तो कभी अंधेरे में अपना बाल झाड़ना मोबाइल के लाइट से, ठीक है, सामने शीशा रख के, तुम्हें चीज समझ में आ जाएगी। बचपन में जैसे ये हम एक्सीडेंटली सीखते हैं, एक बार मान लो मेरे घर में लाइट कट गई, मुझे हेयर ये करना था, तो मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और मैं शीशे में जला रहा हूँ, ठीक है, उससे बाल झाड़ने की कोशिश करो, नहीं होगा, आपको दिखेगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप टॉर्च का लाइट घुमाओगे, अपने चेहरे पे डालोगे, वहां से रिफ्लेक्ट करके वो शीशे पे जाएगा, एंड देन यू कैन सी। ठीक है, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, करके देखो। तो लाइट क्या है, लाइट आपको कोई भी चीज कैसे दिखती है, जब उस पर लाइट पड़ेगी एंड देन इट कम्स टू योर आईज। ठीक है, लेकिन यहां से वो लाइट को पास ही नहीं होने दे रहा है, जो भी लाइट गया बोला कि आ जाओ भाई मेरे पास, यहां से दूर नहीं जाने का है। तो इसी वजह से क्या होता है उसको देखना, उसको जान पाना काफी मुश्किल है। इसीलिए इतने सालों से ब्लैक होल्स की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका इमेज किसी ने नहीं देखा था कि कैसा हो सकता है, क्या है। ठीक है, जो भी आइडियाज बन रहे हैं वो आइडियाज से कि अच्छा ऐसे हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द ब्लैक होल्स ये कैसे बने हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। नहीं तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन कोलैप्स करेगा, बन जाएगा, बट अगेन दे कैन वेरी इन साइज। ब्लैक होल में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है, साइज के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक होल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ये तो चीज हम समझ गए, क्योंकि लाइट आ ही नहीं रही है, जब तक लाइट आएगी नहीं हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो फिर इनको ऑब्जर्व करने के लिए आप इसके आसपास की जो लाइट है, ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं आएगी, बट अगर यहाँ से कोई लाइट पास हुई है, यहाँ से कोई लाइट पास हुई है, उसके बेसिस पे हम इसका इमेज बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसा रहा हो। ठीक है, तो उसीलिए आप अगर ब्लैक होल का इमेज भी देखोगे तो सेम टाइप का इमेज ही आपको हमेशा दिखता है, कोर में एकदम ब्लैक है, अगल बगल में लाइट है, तो अगल बगल के लाइट के बेसिस पे आप उसका इमेज कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लैक होल के बारे में इतनी कहानी, ध्यान रखेंगे। इंटरस्टेलर मूवी में भी ब्लैक होल को उसने दिखाया नहीं, बट वो ऑलमोस्ट मतलब काफी एक्यूरेसी के काफी पास था वो। रीजन यही है, क्रिस्टोफर नोलन इज हिमसेल्फ अ साइंटिस्ट, तो उसको ये चीजें काफी अच्छे से पता है। डन, चलो। सो अभी आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसके बहुत सारे टर्म्स, कि ब्लैक होल के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। कारण क्या है, यूपीएससी ने एक बार सिंपल सा टर्म पूछा, सिंगुलैरिटी किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, सिंगुलैरिटी, द टर्म सिंगुलैरिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसने ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और वो ऑप्शन काफी क्लोज भी था, ऐसा नहीं था कि वो हवा में फेंक रहा था। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी, यहां से आपको दो तीन चीजें क्या करनी है, याद रखना है। सिंगुलैरिटी क्या है, देखो ये सिंगुलैरिटी, ये वो पॉइंट है हम मानते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल।
एक तरीके से यही है सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, बट दिस इज द वी इमेजिन दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। ठीक है, चलो यहाँ तो मैं लिखवा देता हूँ जस्ट। अच्छा, चलो सिंपल मान लो सिंगुलरिटी के लिए यहाँ से कि दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। ये सेंटर ऑफ द ब्लैक होल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सिंगुलरिटी। इसके अलावा जो दूसरा टर्म है जिसको कहा जाता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक सैटेलाइट भी था, चर्चा करी थी हमने, न्यू होराइजन था, नॉट इवेंट होराइजन। ठीक है, ये जो इवेंट होराइजन है ये वो पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लैक होल है और इवेंट होराइजन किसको बोलेंगे, वो लाइन जैसे ही आपने, ये लक्ष्मण रेखा है इवेंट होराइजन जो है, ठीक है, याद रखना लक्ष्मण रेखा क्या मतलब कि जैसे ही आपने रेखा क्रॉस किया आपकी कहानी खत्म। तो ये इवेंट होराइजन वो पॉइंट है जहां के बाद अगर लाइट जाना शुरू होगा, जैसे ही उसको लाइट क्रॉस करेगा तो फिर वापस नहीं आएगा। यानी इवेंट होराइजन वो पॉइंट है जहां के बाद से ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल लाइट को भी खींच लेता है। इसके इस पोजीशन से लाइट पास करेगा तो पास हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट जैसे ही आपने इवेंट होराइजन के इस साइड में आप चले आए देन लाइट का नोटिस के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इवेंट होराइजन वो पॉइंट है जहां से कुछ भी ब्लैक होल से बच नहीं सकता, ये उसका इलाका बन जाता है। ठीक है, इवेंट होराइजन के बाद ब्लैक होल इतना एक्टिव है कि वो लाइट को भी पास नहीं होने देगा। तो इवेंट होराइजन इज लाइक अ बाउंड्री, इट्स नॉट अ इवेंट, इट्स अ बाउंड्री। ठीक है, तो इवेंट होराइजन को आप याद रखोगे। इसके अलावा यहाँ पे फोटोन स्फीयर भी देखने को मिलेगी। ब्लैक होल खुद में हमें डार्क दिखता है, ब्लैक होल खुद में हमें डार्क दिखता है, बट इसके आसपास हमें बहुत ज्यादा लाइट दिखती है। ब्लैक होल खुद में डार्क है जो उसका सेंटर है, बट इवेंट होराइजन के अराउंड जो एरिया है वो क्या है, वो काफी चमकीला है, तो वहां पे काफी लाइट है, यानी कि वहां पे बहुत सारे फोटॉन्स। ठीक है, तो फोटॉन से उस रीजन को क्या कह दिया गया, दैट इज नोन एज द फोटॉन। ठीक है, तो यही आपका इवेंट होराइजन है, बाउंड्री आपकी यही है, बट इस बाउंड्री के बाहर जब आप देख रहे हो तो लाइट जो है वो काफी तेजी से घूमती हुई दिख रही है। तो लाइट काफी ज्यादा है, यानी कि फोटॉन्स है। लाइट किससे बनी हुई है, फोटॉन से बनी हुई है, और इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, इसको कह दिया गया फोटॉन। सिंपल सी कहानी। ठीक है, इसके अलावा रिलेटिविस्टिक जेट, ये क्या देखा गया है कि इस तरीके से कई बार ब्लैक होल के पास यानी इवेंट होराइजन के पास से हमें क्या देखने मिलता है कि फ्लेयर ऑफ लाइट जो है वो बाहर निकलती है। अचानक से फ्लेयर ऑफ लाइट जो है वो स्पेस में निकलती है, जैसे कोई अस्त्र नहीं, आपने लाइट ऑन कर दिया वैसा निकलता है। इसको क्या कहा गया, दिस इज नोन एज द रिलेटिविस्टिक जेट। ठीक है, इतनी कहानी ध्यान रखेंगे। ये जो मेजर, उसके बाद एक्रीशन डिस्क, ये जो आपको ये डिस्क टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, इवेंट होराइजन के बाहर जो लाइट का एरिया बना हुआ है वो एक डिस्क के शेप में दिखता है। यानी ब्लैक होल जो है ये पूरा का पूरा सर्कुलर नहीं है, ये ब्लैक होल है और इसके चारों तरफ ये इस तरीके से डिस्क टाइप का बना हुआ है, इसी को क्या कहा गया, एक्रीशन डिस्क। अब इसके बियॉन्ड क्या है, वी डोंट नो, इसके नीचे क्या है वी डोंट नो, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर वो ले रहा है कहीं से, उसमें ब्लैक होल्स में स्टार के स्टार जाके समा रहे हैं, तो वो जा कहां रहा है, तो इसके बियॉन्ड क्या है, इसके साइड में क्या हो सकता है, वी डोंट नो, स्टिल वी डोंट हैव एनी आइडिया यहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं। बट इनको आपको क्या करना है, आपको सिंपली टर्म्स याद रखना कि सिंगुलरिटी सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, आपको इवेंट होराइजन बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है, फोटॉन स्फीयर उस बाउंड्री के आसपास जो लाइट बहुत सारी दिख रही है, दैट इज अबाउट द फोटॉन स्फीयर। एक्रीशन डिस्क, उस लाइट की वजह से जो एक थाली के टाइप का एरिया बन रहा है, दैट इज नोन एज द एक्रीशन डिस्क। ठीक है, रिलेटिविस्टिक जेट, यानी कि बीच बीच में ब्लैक होल से क्या होता है, लाइट बहुत तेजी से बाहर निकलती है, दैट इज नोन एज द रिलेटिविस्टिक जेट। ठीक है, इतनी कहानी। अब ये सिंपली कोई भी टर्म इसमें से उठा के पूछ देगा, बोलेगा बताओ ये है क्या, ये है क्या। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ और टर्म्स जो हैं, जैसे ये टर्म्स मुझे काफी मिला, दैट इज नोन एज द स्क्वाश चाइल्ड रेडियस। यानी इवेंट होराइजन कहां पे बनेगा, ये स्क्वाश चाइल्ड रेडियस पे बनेगा। ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल से इस पॉइंट तक, यानी मैंने बताया ये जो पॉइंट है इसके अंदर जैसे ही आपको लाइट आएगी वो बच नहीं पाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो आपका इवेंट होराइजन लाइन हो गया, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज द स्क्वाश चाइल्ड रेडियस। ठीक है, स्क्वाश चाइल्ड रेडियस। अब ये टर्म अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन अगेन ये फ्यूचर की बातें हैं, शायद पूछ ले। तो यहाँ पे, और इसी से जो बाउंड्री बनेगी इस रेडियस के राउंड पूरी की पूरी बाउंड्री बन जाएगी, उसी को क्या बोलोगे आप, दैट इज नोन एज द इवेंट होराइजन। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा एक टर्म जो कि मुझे मिला दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द एर्गोस्फेयर। एर्गोस्फेयर क्या रीजन है? एर्गोस्फेयर वो रीजन है कि जब आपका ब्लैक होल, जब कभी ब्लैक होल रोटेट करता है, ब्लैक होल भी रोटेट कर सकता है, ठीक है, तो ब्लैक होल जब रोटेट करता है तो उसके आसपास की जो स्पेस टाइम है ये इतना पावरफुल है कि उसको भी रोटेट करा देता है। कैसे? इमेजिन करो, हमने क्या बात करी, स्पेस टाइम ऐसे घुमा हुआ है। अब आप इमेजिन करो कि आपने नीचे में काफी हेवियर ऑब्जेक्ट डाल रखा है और ये घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे स्पेस टाइम को भी घुमा रहा है, ठीक है, उस पूरे के पूरे फैब्रिक को भी घुमा रहा है अपने साथ में, अपने आसपास में स्पेस टाइम को भी वो किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, घुमा रहा है। वो क्या इसका इंपैक्ट होगा, स्टिल वी डोंट नो, ठीक है। ब्लैक होल के पास टाइम कैसा चलता होगा, वी डोंट नो, ठीक है, वहां पे टाइम कैसा होगा, वहां पे टाइम स्लो होगा, दैट वी नो, बट कैसा हो रहा होगा, उसकी क्या मूवमेंट, क्योंकि उसमें मूवमेंट भी है, उसमें वो कर्वेचर भी आ रहा है, उसके वजह से वी आर नॉट एबल टू क्रेडिट कि वहां पे हो गया रहा होगा एक्चुअली, ठीक है। इसके अलावा जेट, रिलेटिविस्टिक जेट की बात जो है हमने बात करी, कई बार बीच बीच में जो लाइट के फ्लेयर्स हैं ये आपको निकलते हैं, सिंगुलैरिटी की चर्चा की। और सिंगुलैरिटी में अगर आपसे पूछ दे कि डेंसिटी कितनी है वहां पे, तो वो डेंसिटी इंफिनिटी में, वी डोंट नो। ब्लैक होल में हमने क्या बोला कि भाई उसकी डेंसिटी काफी हाई है, पूरा का पूरा मास जो है वो एक जगह पे कोलैप्स किए हुए। इसके बाद फोटॉन स्फीयर, एक्रेशन डिस्क, इवेंट होराइजन, ठीक है, तो आपको सिंपल टर्म्स में ये बात ये अगेन टाइप ऑफ ब्लैक होल्स, बस नाम देख लेना थोड़े बहुत। एक तो प्राइमोर्डियल होल्स, ये क्या है, ये वैसे होल्स हैं, ये वैसे ब्लैक होल्स हैं जो कि इनिशियल पीरियड में जब आपका यूनिवर्स बना था उस समय ये बने। प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल कहीं भी टर्म है सिंपली याद रखना, ये कुछ पुराने की बात कर रहा है, इनिशियल पीरियड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैसे आपको ब्लैक होल्स हैं, ये वैसे ब्लैक होल्स आपको माने गए हैं जो कि आपको पहले सेकंड ऑफ द बर्थ ऑफ यूनिवर्स उसी आसपास में इनका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये बट इनके इनके साइंस हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, अगर उसको हम स्टडी कर पाए तो शायद जान पाएंगे कि कैसे हुआ होगा, ये घटना कैसे हुई होगी, बट कैसे बने वी डोंट नो। हमें ये पता है कि उस टाइम के बने, कैसे पता चलता होगा। अब आपको 15 बिलियन ईयर्स मान लो, हम मान के चलेंगे 15 बिलियन ईयर्स आपका फॉर्मेशन हुआ है, बिग बैंग का हुआ उसी टाइम में, और कहीं से ब्लैक होल के आसपास से लाइट हमें मिली जिसकी की एज 15 बिलियन ईयर्स है, तो हम मान लेंगे उसी टाइम में बना था, तभी तो मिला है हमको इस टाइम में, ठीक है। तो ये उस तरीके से मिलते हैं। इसके अलावा आपको स्टेलर ब्लैक होल्स हो सकते हैं। ये स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं कि जब आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, बहुत ही बड़े स्टार होंगे, उनका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, पूरा का पूरा मास क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। तो जनरली हम जिसकी चर्चा करते हैं दो ज्यादा स्टेलर ब्लैक होल्स, ठीक है। प्राइमोर्डियल की ऑब्वियसली चर्चा होती है बट बहुत कम होती है, स्टेलर ब्लैक होल्स की चर्चा जो है ये आपको ज्यादा होती है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स ये भी सन से ही बनते हैं, बट इनकी मास जो है थोड़ी सी इनसे ज्यादा होगी, 100 to 100 of thousands ऑफ, ऐसे लिख लो, मिलियन मिलियन टाइम्स ऑफ द सन मास। वैसे स्टार जिनकी मास मिलियन बिलियन टाइम्स ऑफ सन हो तो वो बनाएंगे, तो वो थोड़े साइज उनकी बड़ी होंगी। और सबसे बड़े वाले ब्लैक होल जिनको कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये आपको क्या मिलते हैं, दीज आर फाउंड एट द सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी गैलेक्सी। तो यहां से इनका साइज जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, उसको छोड़ करके ये इसकी साइज अलग हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट यहाँ पे देखोगे तो स्टेलर ब्लैक होल्स नॉर्मली सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स सन से कई गुना बड़े स्टार्स का भी जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा या वो कोलैप्स करेंगे तो फिर जो है आपको इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स बनेंगे, एंड देन यू कैन फाइंड द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये जनरली सेंटर ऑफ गैलेक्सीज में मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा मास होता है। सेंटर ऑफ गैलेक्सीज में आपको क्या होंगी, मासेज आपको सबसे ज्यादा वहां पे मिलते हैं, तो वहां पे अगर कोई कुछ कोलैप्स हुआ है तो देन दिस ब्लैक होल। और ब्लैक होल ऐसी चीज है कि उसमें जाके स्टार के स्टार घुस जाते हैं, ठीक है, स्टार के स्टार जो है वो गायब हो जाते हैं उसमें, तो यू कैन इमेजिन कि वो कैसी बॉडी रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ ना, इंसान का जीवन जो है वो काफी छोटा सा है, तुच्छ प्राणी। अच्छा, इसके बाद ये ब्लैक होल को समझने के लिए जो है आपको जो यूज हुआ था दैट वाज नोन एज द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये टर्म आपने जरूर सुना होगा, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इसी के बेसिस पे हम पहली बार क्या कर पाए थे, ब्लैक होल्स को देख पाए थे, यानी इसकी फोटो बना पाए थे, ठीक है। तो ये आप इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, अब आपसे अगर पूछेगा कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है कहां पे, अगेन दिस इज नेटवर्क ऑफ टेलीस्कोप, ये एक टेलीस्कोप नहीं है, ये 12-14 टेलीस्कोप हैं जो अलग अलग एरियाज में फैले हुए हैं। और अब क्योंकि ये इवेंट काफी पुराना हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि ये आपसे पूछेगा कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे। उस टाइम में 2016, 17, 18 के आसपास में ये काफी इंपॉर्टेंट होता, एक एक का लोकेशन देखना पड़ता है कि अच्छा कहाँ पे, बट अभी के लिए आप इसकी लोकेशन को छोड़ सकते हैं।
ठीक है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये एक तरीके से एक साथ ऐसे जुड़े हुए ना, ये उतना जितना अर्थ का एरिया है सर आपको, उतना बड़ा टेलीस्कोप का ये बनाते हैं। जैसे मान लो क्या हो गया, अर्थ है यहाँ पे, तो एक टेलीस्कोप यहाँ पे रखा है, एक एटाकामा डेजर्ट में रख दिया, एक इधर आपको भेज दिया कि यहाँ पे भेज दिया, तो ये क्या करता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये आपको ऐसा फील कराता है कि ये पूरा का पूरा जो ये पूरा ही एक सिंगल टेलीस्कोप की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको नेटवर्क ऑफ बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप है और सिंक्रोनाइज ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। क्योंकि एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं तो इनका जो इंटरफेरोमेट्री बेसलाइन है, इंटरफेरोमीटर हमने वहां पे कितना यूज किया था, 4 किलोमीटर का, बट यू कैन इमेजिन कि इनका कितना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो एरिया है आप समझ सकते हो, डायमेंशन इस टेलीस्कोप का अगर सिंपली पूछे कि इसका जो ये एंटीना है वो कितना बड़ा है, पूरा अर्थ ही इसका एंटीना है, ठीक है। ये इस तरीके से सिंक्रोनाइज होकर क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि आपको ब्लैक होल को पढ़ना है ना, तो छोटा मोटे से होगा भी नहीं, ठीक है। इसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करके जो है इन्होंने करा था। और उसके अलावा अगर कुछ और पूछ ले तो सिंपल सा कि कौन सा ब्लैक होल को इन्होंने सबसे पहला ऑब्जर्व किया था, दैट वाज मेसियर 87, ठीक है। मेसियर 87 गैलेक्सी में जो ब्लैक होल है, मेसियर 87 जो गैलेक्सी है उसके सेंटर में जो ब्लैक होल था उसको इसने एब्जॉर्ब करा था। तो ये मेसियर 87 अब आपका हमेशा के लिए स्टैटिक पार्ट का बन गया कि सबसे पहला ब्लैक होल कहां पे देखा गया, ठीक है। रिसेंटली हमारा सेकंड इमेज जो है आपको 2022 में हमने क्या करा, हमारे खुद के मिल्की वे गैलेक्सी में हमने देखा, प्रीवियस मंथ में भी आया है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैगिटायरस ए उसके उसके आपके सेंटर में भी आपको क्या हुआ है, आपने ब्लैक होल को, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप आया होगा प्रीवियस, तो ऐड कर लेना और क्या। डन, नींद आ रहा है, हमारी बॉडी कई बार हमारे कंट्रोल से बाहर रिएक्शन करती है नहीं। अच्छा जैसे नहीं कुछ, अच्छा आप कितने, जैसे कई चीजें है ना जिनका कि डायरेक्ट कुछ आंसर नहीं मिल पाता, जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर आसपास में जमाई ले रहा है तो उसके आसपास वाले भी लेने लगते हैं, चल इसके अलावा कुछ और नए टर्म चलो खोज लेना बाद में, अगर नया होगा तो अदरवाइज मैं ही देख के अपडेट कर दूंगा। हाँ जी, मिल्की वे में ही है ना, अच्छा देख लेना, ऐड कर लो और क्या, देखें है तो ऐड ही कर लो, क्योंकि बाद में वो छूट जाती हैं चीजें। कहाँ पे मिला, अच्छा, a new sleeping giant black hole has been discovered in the Milky Way and is the largest of its kind discovered in the galaxy, ठीक है। लिख लो लिख लो लिख लो बाबा, स्लीपिंग जाइंट मिला है आपको, ठीक है। कुंभकर्ण जो है ये आपको मिला है इन द मिल्की वे गैलेक्सी इन हाँ जी, साइंस साइंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन नहीं, लिख लो, ठीक है। नहीं बहुत से लोग जो है न्यूमेरोलॉजी वाले विश्वास करते हैं, ठीक है। अगर आपको 111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 555, नहीं नहीं वो न्यूमेरोलॉजी वाले ज्यादा मानते हैं, एस्ट्रोनॉमी में उसका, ठीक है। अच्छा साइंस माना जाता है, बुरा साइंस माना जाता है, जैसे नंबर जो 333 है ये काफी बुरा माना जाता है, 333 काफी डेंजरस नंबर माना जाता है, कहा जाता है कि ये सबसे जो डेविल से भी डेविल होगा ना। हाँ जी, एक मिनट, हाँ बोलो,
क्या 999? अच्छा, 999 कैसा मानते हैं? देखो अब इस पे लेकर के ना अलग अलग, जैसे निकोला टेस्ला का नाम आप सबने सुना होगा। हाँ, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला को ना न्यूमरोलॉजी में बड़ा विश्वास था। नॉट इन द सेंस कि हमारे जैसे सेंस में नहीं, बट उनका मानना था ना कि ये जो 369 ये 3 नंबर हैं, ये हायर डायमेंशन के नंबर है। जैसे अब इनका उनको उन्होंने अपना मैथमेटिकल चीजें बताई थी अपने अपने तरीके से कि कैसे आपको ऐड करोगे और उनका रूट निकालोगे तो क्या क्या चीजें होंगी, वो अलग मैथमेटिक्स का डिस्कशन है। बट उनका मानना था कि 3, 6 और 9 ये तीनों हायर डायमेंशन के नंबर हैं, और इसमें से भी 9 जो है ये सबसे हायर डायमेंशन का है। यानी कि अगर बाकी नंबर्स को आप रख दो 369 के अलावा, वो एक डायमेंशन बनेंगे, 3 और 6 उसके ऊपर डायमेंशन में है, और 9 जो है ये उससे भी ऊपर डायमेंशन का है। और ये माना था कि जब निकोला टेस्ला कहीं भी होटल वगैरह में जाते थे तो वो अपना रूम नंबर इस तरीके से चाहते थे कि उसमें या तो 3 हो, 6 हो, 9 हो, यानी कोई ना कोई हो। तो बहुत लोगों को रहा है ये चीज न्यूमरोलॉजी एंड, और उन्होंने कहा कि अगर 369 के पैटर्न को हम डिकोड करेंगे, वो हर चीज में वो पैटर्न देखने का प्रयास करते थे, तो शायद हम यूनिवर्स के पैटर्न को डिकोड करें। ठीक है, तो ये चीजें, ये नंबर को लेकर के बहुत से लोगों को ऑब्सेशन रहता है इस तरीके से। मैनिफेस्टेशन लोग मानते हैं कि हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट उसको मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन का नंबर है, उस टाइम में आप जो सोच रहे हो वो हो जाएगा। ठीक है, नहीं बैठ के सोचने से नहीं होगा। अच्छा, एक दिन मुझे कोर्स कराओ तुम न्यूमरोलॉजी का। 7 तो रोनाल्डो, हाँ मेरा भी 2 ही है, बहुत अनलकी माना जाता है, लोग बोलते हैं अनलकी नंबर है। ठीक है, और मेरा तो 2, मेरे तो 2 इतने बार हैं कि मत पूछो। 2 फिर से होता है। अरे बर्थडे सिंपल सी बात, अलग अलग तरीके से निकालते हैं विनोद में, आपको पता है क्या? हाँ जी, अरे बाबा मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आता है यार। ठीक है चलो आ जाओ, न्यू टर्म्स देख लो। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट थोड़ी ना हूँ, मुझे कुछ चीजें चलो क्योंकि अब निकोला टेस्ला से जुड़ी थी और ये जुड़ी तो मैंने कहीं पढ़ ली तो मिल गई, बता गई, अदरवाइज इसमें मुझे कोई एक्सपर्टीज नहीं है। देखो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो तुम लोग अभी। अच्छा, इसके अलावा कुछ टर्म्स लगा दो, इसको निकाल दो। आज एक मूवी आई है इस पे 333 पे करके, कोई पुरानी मूवी है, आई थिंक साउथ इंडियन मूवी है शायद। उसमें वो 333 के बारे में उसने दिखाया कि वो डेविल्स नंबर किस तरीके से वो चर्चा कर रहा था। 333 के बारे में पता था, बट इस तरीके से उसने थोड़ा उसको दिखाया है मूवी में। और पता नहीं, इतना मुझे नाम नहीं पता। और नहीं ऐसा कैसे लगाएंगे ऐसे, ये तो सीधा मुंह में चला जा रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ऑनलाइन चेक कर लो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो ब्लेजर्स क्या मिल गया? क्या मूवी खोज मिल गया? थोड़ी डरावनी मूवी है। ठीक है, चलो चलो वापस आओ। ब्लेजर, ये देखो अभी ये जिस तरीके से सारी जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो टर्म्स अभी तक न्यूज में रहे वो सारे बता दिए, कुछ कीवर्ड्स दस रहे हैं बस, कभी कभी चर्चा में आ गई है। ठीक, जैसे कैसे स्लीपिंग जायंट चर्चा में, तो ये तो नाम है, बट उसके अलावा कुछ टर्म्स जो है न्यूज में आ गए, तो अपने उसको कवर कर लेते, तो आपका कुछ मतलब करंट वाली चीजें भी जो है वो कवर हो जाएंगी। साउंड को लेकर के क्या है, एक मिनट रुक जाओ। संध्या अब आई बाद में, ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग एनीवे। ब्लेजर जो है ये क्या है? ब्लेजर को आप सिंपली ये याद रखना कि दीज आर द मोस्ट ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये चमकदार तारे हैं, ये तारों में भी वैसे तारे हैं जो कि काफी चमकीले, बहुत ज्यादा। ये क्या है? क्वाजर्स हमने सुना था, उसी से मिलते जुलते ये क्या है, ये आपको ब्लेजर्स भी देखने मिलते हैं। ये क्या है? जनरली क्वाजर वहां पे एक तारे का टाइप का था। दीज आर व्हाट? दीज आर द गैलेक्सीज। ब्लेजर्स जो है ये दिस आर द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, ये ब्लेजर्स जो है ये एक कैटेगरी ऑफ गैलेक्सीज है जिनके की सेंटर में क्या होता है, आपको ब्लैक होल्स दिखते हैं, और यहां से काफी हाई एनर्जी के पार्टिकल्स एंड रेडिएशन जो है वो एमिट होते हैं। तो गैलेक्सी तो हमारे अर्थ के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, बट दैट इज नॉट अ सुपर मैसिव या मैसिव ब्लैक होल नहीं है वो। तो वैसी गैलेक्सी जिसके सेंटर में क्या हो,
मैसिव गैलेक्सी, मैसिव ब्लैक होल या सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हो, साथ ही साथ उस रीजन से बहुत ज्यादा एमिशंस होता हो, बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता हो, बहुत ब्राइट रीजन, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ब्लेजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी नहीं फोटो में दिखाते हैं कि अच्छा ये विष्णु जी का एरिया है, वैसा फोटो बनता हुआ काफी चमकदार है। ठीक है, तो लोग बोल ये ब्लेजर, क्योंकि वहां से लाइट बहुत ज्यादा एमिट हो रही है। ठीक है, तो ये रीजन आपको देखने मिलेगा। अब इसको क्यों चर्चा करा दी, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लद्दाख, इसने क्या करा है, इट ऑब्जर्व द ब्राइटनिंग ऑफ बीएल लैकाटे ब्लेजर। तो थोड़ी सी एक चर्चा आई थी न्यूज में, तो अब ये तो चलो ऑब्जर्वेशन होता रहेगा, बट ब्लेजर क्या था, इसलिए मैंने ब्लेजर को बता दिया। ठीक है, तो ये करंट से आपको इतना कर लेने का है, ब्लेजर ब्लेजर जो आपको जैसे याद रखना है। ठीक है, तो ब्लेजर होता है ना, अब क्लास में ऐसे तुम गए हो, तुम्हारा ध्यान किसी मतलब किसी का ध्यान तुम पे नहीं होगा, ब्लेजर पहन के जो ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ब्लेजर वैसे इलाके हैं जो कि यूनिवर्स में सबसे पावरफुल, एक सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीले दिख रहे हैं आपको। ठीक है, या और क्या हो सकता है, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व किया है, तो सिंपली आपसे ये भी पूछा जाएगा ये बीएल लैकाटे क्या है। चांसेस कम है, बट अगेन किसी की बुद्धि किस तरीके से काम करती है उस पर डिपेंड करेगा। ब्लेजर के अलावा फास्ट रेडियो बर्स्ट, FRB। अब देखो ये क्या है, ये भी आपको यूनिवर्स में कुछ चीजें हो रही हैं जहां से कि हमें, जैसे हमने चर्चा करी पल्सर से, तो पल्सर से क्या हो रहे थे, रेडिएशन वहां से इमिट हो रहा था, और उसको हम लोग कॉस्मिक क्लॉक के तौर पे यूज करते हैं, उसको ग्रेविटेशनल वेव के तौर पे यूज करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, इसमें से एक इवेंट जिसको कहा गया, दीज आर नोन एज द फास्ट रेडियो बर्स्ट। ये भी क्या है, दीज आर द ब्राइट एंड ब्रीफ बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में, यानी कि इसकी जैसे फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखोगे तो रेडियो वेव में हो गया, विजिबल लाइट में हो गया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं। तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में भी हमें कई बार क्या होता है, रेडिएशन देखने को मिलता है। वो लाइट के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, वो साउंड के फॉर्म में आएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा, इट्स नॉट एग्जैक्टली साउंड के फॉर्म में, बट कुछ उसी तरीके से मिलता हुआ आपको दिखेगा। तो नॉट एग्जैक्टली लाइट भी नहीं है, वो साउंड भी नहीं है, बट उसके बीच के कुछ जो है वो चल रही है। ठीक है, और इनको डिटेक्ट करना जो है वो काफी मुश्किल है। कारण ये है कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, इनके पास एनर्जी कम है, वेवलेंथ काफी ज्यादा है, तो इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। और जैसे जैसे अर्थ की तरफ आ रहे हैं और दे आर लूजिंग देयर एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपको ये पास होती हैं थ्रू द गैलेक्सीज एंड हॉट गैसेज, इनकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये अगर आपको पास होंगे कहीं पे, आपको मटेरियल है, जहां पे भी मटेरियल है वहां से अगर पास होंगी, तो क्या होता है, इनका स्पीड जो होता है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी और कम होती है, ये स्लो डाउन होते हैं। अब क्योंकि स्लो डाउन होते हैं, तो उसके वजह से ये मूवमेंट, जैसे आपने सेस्मिक वेव्स को पढ़ा होगा, तो सेस्मिक वेव्स में क्या होता है, ये चलो लाइट में ही पढ़ा होगा कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसफर होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना डेंस मीडियम है, लाइट क्या होता है, लाइट ऐसे जा रहा था, अब ये क्या होगा, या तो ऐसे मुड़ेगा या तो ऐसे मुड़ेगा। नहीं, अगर ये लाइटर मीडियम हुआ तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, डेंसर मीडियम हो तो सीधा हो जाएगा लाइट। इसी तरीके से ये रेडियो वेव्स भी क्या करती हैं कि जब ये गैलेक्सी से पास करती हैं, या उस तरीके की और भी कोई गैसेज है वहां से जब पास करती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये इनका पाथ चेंज होता है, और कई बार जब पाथ चेंज होता है ये डिस्पर्स कर जाती हैं, यानी कि एकदम पूरी तरीके से, जैसे लाइट का डिस्पर्सन होता है ना, लाइट जो है एक फोकस लाइट जा रहा था और वो 3-4 पार्ट में टूट के अलग अलग डायरेक्शन में बहुत हल्का हो गया, डीम हो गया, वैसा ही कुछ क्या होता है इन रेडियो बर्स्ट के साथ भी ऐसी घटना होती है। अब इसके बेसिस पे हम कर क्या रहे हैं, ये जानना क्यों जरूरी है। अगर आपने रेडियो बर्स्ट को पढ़ा, कहीं पे देखा, समझा, उस बेसिस पे आप क्या करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि यहाँ पे इनविजिबल मैटर बिटवीन द गैलेक्सीज, इनविजिबल जिसको हमने बात करी थी किसकी, डार्क मैटर की, यानी आपको वहां पे कोई विजिबल मास नहीं दिख रहा है, फिर भी ये जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है ये डिस्पर्स हो रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा डिस्पर्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ प्रेजेंट है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके बेसिस पे, ये FRB के बेसिस पे दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि यहाँ पे डार्क मैटर है। अगेन ये फास्ट रेडियो बर्स्ट कैसे निकलते हैं, क्या इवेंट की वजह से होते हैं, हमें ये मिले हैं, दैट्स ऑल वी हैव। ये कैसे एमिट हो रहे हैं वी डोंट नो, FRB आर नॉट इंटायरली नोन। ठीक है, कैसे बनते हैं, आइडिया है कि व्हाइट ड्वार्फ से निकलते होंगे, न्यूट्रॉन स्टार से निकलते होंगे, कोलाइडिंग गैलेक्सी से निकलते होंगे, बट अगेन दीज आर द आइडियाज। इसमें लेकर के कोई श्योरिटी नहीं है कि ये कैसे बनते हैं, बट हाँ ये ऑब्जर्व होते हैं, इनका डिस्पर्शन ऑब्जर्व होता है, और क्योंकि इनका डिस्पर्शन ऑब्जर्व होता है उसको यूज करके दे कैन फाइंड कि क्या क्या मटेरियल्स हैं, जहां से भी ये पास हुए हैं वहां पे क्या मटेरियल्स रही होंगी,
और खास करके जो फोकस है दैट इज बिहाइंड द डार्क मैटर। ठीक है, तो एफआरबी फास्ट रेडियो बर्स्ट की इतनी कहानी आप याद रखेंगे। अगेन ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, कीवर्ड्स के तौर पे इसको याद रखने का, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है नहीं। ठीक है, तो कई बार चीजों जो है जहां पे ज्यादा डिस्कशन वाला था वहां पे ज्यादा डिस्कशन के साथ कराया, अब इनको जो है कीवर्ड्स के तौर पे आप याद रखेंगे। इसके अलावा जैसे फास्ट रेडियो बर्स्ट, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, एफआरबी देखा तो जीआरबी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये क्यों चर्चा मैं करा रहा हूं, क्योंकि एक पेपर में आया था कि ये जो गामा रे बर्स्ट है, ये गामा रे बर्स्ट का इंपैक्ट जो है आपके ओजोन लेयर पे पड़ रहा है। ये गामा रे बर्स्ट जो होती हैं ये टेम्पररी लेवल पे ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो एफआरबी का हो सकता है उतना महत्व ना हो, वो जो थोड़ा एस्ट्रोनॉमी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता हो, बट क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके ओजोन लेयर पे पड़ रहा है, तो इसके बनने के चांसेस, इसके सवाल बनने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। अब ये जीआरबी प्रोड्यूस कैसे होते हैं, गामा रे बर्स्ट के बारे में हमें ये पता है कि ये तब निकलेगा, ये गामा रेज तब निकलेंगी जब आपको बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होगा, बहुत ही पावरफुल विस्फोट होगा, वहीं से गामा रेज निकल सकती हैं। और हमारे यूनिवर्स में उतने पावरफुल विस्फोट कहां से हो सकते हैं, सुपरनोवा जैसे एक्सप्लोजन हो, ब्लैक होल्स टकरा जाए, ठीक है, तो तब जाके इस तरीके के आपको क्या हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। तो आपको ब्लैक होल का बर्थ हो जाए, न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन हो जाए, इस तरीके की कोई इवेंट होगी जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट निकल सकती हो, वहां से ही आपको ये क्या निकलेंगे, गामा रे बर्स्ट निकलेंगे। तो आपने गामा रे, अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में सुना होगा, तो वैसे ही है, बट ये आपको काफी मात्रा में कभी कभार बीच बीच में क्या होते हैं, एमिट होते हैं, आपको इसके सोर्सेज ट्रेस होते हैं। ठीक है, और इससे हमें ये मिला है कि ये गामा रे बर्स्ट जो है ये हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसमें एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। अब क्योंकि ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपके आयोनोस्फेयर को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। आयोनोस्फेयर में एनर्जी आ जाएगी, और जैसे ही आयोनोस्फेयर में एनर्जी आ जाएगी तो आपकी पूरी की पूरी इंटायर आयोनोस्फेयर जो है वो इंपैक्ट होना है। तो इसका इंपैक्ट जैसे जो आपका नॉर्दर्न लाइट्स का जो इंपैक्ट होता है ना, जिस तरीके से सोलर फ्लेयर्स का जो इंपैक्ट होता है, तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता इंपैक्ट जो है ये इन गामा रे बर्स्ट का भी हो सकता है। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स का इंपैक्ट आपको पता है ना, जो आपका ऑटोरा बॉरियलिस देखने मिलता है, ठीक है, जो पोलर रीजन्स में जो ग्रीन लाइट, तो वो क्या, वो अगर जरूरत से ज्यादा पावरफुल सोलर फ्लेयर होगा तो वो फिर आपके आपके लेयर्स को खत्म कर सकता है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज कर देगा। इवन और ज्यादा पावरफुल हुआ तो हमें भी जला सकता है। इमेजिन करो कि सन जब है, सन एकदम आज मूड में आ गया कि आज जो है खत्म ही कर देंगे, तो वो क्या, वो इतने पावरफुल सोलर फ्लेयर्स निकलेंगे कि आपके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को, आपके जो भी एटमॉस्फेयर उसको आयोनाइज करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वो एनर्जी कहाँ जाएगी, हमें भी जलाएगी, हमें भी खत्म करेगी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है ये गामा रे बर्स्ट, ये भी हमें देखने को मिले हैं रिसेंटली, बट इस पे क्योंकि स्टडी हुई थी कि ये ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इतनी कहानी इसके लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड दीज आर द ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट सोर्स के रूप में इनको देखा गया है। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट, गामा रे बर्स्ट, ये सारी चीजें आप देख ले, एंड दिस वाज ऑल इन दिस सेक्शन। और यहां से जो है हमने आउटर स्पेस का पोर्शन को खत्म कर दिया। इसके बाद वी विल स्टार्ट विथ जो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को करेंगे, एंड डिफेंस कर दिया खत्म, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करेंगे, एंड देन जो लॉज वगैरह है, लॉज वाला सेक्शन अभी नहीं कराया है। ठीक है, तो लॉज वाला सेक्शन प्योर रट्टा मारने वाला हो जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ये लॉ इतने में बना, ये प्रोविजंस हैं, इतने याद करना। ठीक है, तो वो कहानी रहेगी। चलिए, अगर किसी कोई डाउट होंगे आई विल टेक दोस डाउट्स, अदरवाइज क्योंकि फायदा नहीं है स्टार्ट करने का, न्यूक्लियर एनर्जी स्टार्ट भी करेंगे तो कितनी ही हो पाएगी कहानी, 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ जी, किसी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, या तो दो चीजें हो सकती है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या तो इतना घटिया पढ़ा रहा हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। अगर इससे ज्यादा पूछने लगे तो फिर ये साइंटिस्ट बनना है इसको। नहीं, ठीक है, क्लास खत्म करने के बाद पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, अगर मुझे पता होगा तो आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, अगर ऑनलाइन भी अगर आपको कोई सवाल हो प्लीज आस्क, अदरवाइज फिक्स करेंगे। वो जैसे तल का 1.44 गुना में हो जाता है, तो उससे ज्यादा नेक्स्ट ऊपर से जाता है तो बनता है, तो आपको देखिए आपको गुना हो गया, तो क्या करना था, तो सब कंफ्यूजन रहता है।
बाद की चीज है, मुझे खुद देखना, मुझे चंद्रशेखर लिमिट खुद मतलब याद है, बट इन द सेंस कि जो आपने सवाल पूछा उस सेंस में याद नहीं है। हाँ कर लो। अरे बाबा उसके रीजन, हाँ बताओ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताऊं तुम्हें? अरे बाप रे मुझे मुझे क्लास छोड़ के भागना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी थ्योरी चलो बताता हूँ। देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिंपल सी, उसमें एक वो कॉन्सेप्ट नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने आप में वो एक पूरी की पूरी कहानी है। उसके कुछ मेजर पॉइंट्स याद रख लो। ठीक है, मेजर पॉइंट्स, उसके अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेजर पॉइंट जानना है। अब क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स ऑनर्स है, ठीक है, मेरा ऑनर्स नहीं है, मास्टर्स कर रहे हो, बताओ मेरा 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 फिजिक्स से ट्वेल्थ के बाद कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी थी, बस नहीं पढ़ी थी तो शायद मैं तुम्हें, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसके अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ मेजर चीजें ले लेनी जो हमें, जैसे टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ब्लैक होल्स का जो कॉन्सेप्ट था कि इनका एग्जिस्टेंस होता है, ये सब जो आप टर्म सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं इसने इन्होंने प्रेडिक्ट करी थी। और ये पूरा उन्होंने जो समझाया, दैट इज अंडर दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि आइंस्टाइन को नोबेल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था या नहीं? मैंने सवाल पूछा है। एनीवन? हाँ हाँ, कितने लोग हाँ के पक्ष में हैं? ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ठीक है, इट वाज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है चलो अरे नहीं बाबा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चलो, ऑनलाइन एक सही आंसर आया हुआ है। एक वस्तु एमसी स्क्वायर, तुम्हें मतलब रट्टा मार ले, सब जगह वही यूज कर लो। चलो ठीक है, आई एम फिनिशिंग द क्लास ऑनलाइन, अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है तो। सम्राट ऐसे टाइप करोगे, पहले फोटो लिखा, फिर इलेक्ट्रिक लिखा, फिर इफेक्ट लिखा, तो मैं पढ़ते रह जाऊंगा कि तुम लिखना क्या चाहते हो। चलो ठीक है, ऑल राइट देन।